आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक। आज हम बायोटेक्नोलॉजी लेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है क्या। देखिएगा, इसको हम वन शॉट में लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब समय आ गया है कि चैप्टर्स को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात है क्या कि टर्म किसने दिया था, कार्ल एल्के ने दिया था। किसने टर्म किसने दिया था, कार्ल एल्के ने दिया था। क्लियर बात है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था, कार्ल एल्के ने। अब सुनिएगा, पहले कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो नाम से हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, टेक्निक्स की बात करेंगे। जो भी टेक्निक्स हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग में इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी टेक्निक, उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है क्या। तो वही चीज़ें। अब बायोटेक की क्या है, दो डिफिनीशन बनाई गई। एक क्या, ओल्ड या ट्रेडिशनल डिफिनीशन, और एक न्यू या मॉडर्न डिफिनीशन। क्लियर बात है, सुनिएगा। तो दो डिफिनीशन, पहले में बायोटेक में क्या होता था उसकी बात करेंगे, तो वो ओल्ड डिफिनीशन हो गई। अभी बायोटेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं उस हिसाब से न्यू डिफिनीशन बनी, ठीक है। तो ओल्ड बायोटेक में क्या डिफिनीशन थी, देखिएगा, यूज ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म, हम किसी लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म का यूज करके या उसके एंजाइम का यूज करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे क्या, देखिएगा, हमने क्या किया, दूध में क्या डाला, हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला, लैब बैक्टीरिया डाला। क्लियर बात है, और वो क्या बन गया, दही बन गया। क्या, बिल्कुल सर, वो दही बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमने लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज किया। क्या, बिल्कुल सर, हमने लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज किया और यहाँ पे क्या हो गई, हमारी प्रोडक्ट बन गई। बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, हमारी ओल्ड डिफिनीशन। तो एग्जाम्पल में वही वही हो गया, कर्ड मेकिंग बाय द लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, और दूसरा वाइन और ब्रेड प्रोडक्शन बाय द सेक्रोमाइसिस सर्विसेज, जो कि ईस्ट होता है। क्लियर बात है क्या। तो उससे हमारी जो भी बनी वो हमारी क्या बन गई, प्रोडक्ट बन गई। क्लियर। तो ये चीज़। अब दूसरा बात क्या आता है, न्यू बायोटिक का डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सुनिएगा, जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब क्या सर, जीन में मॉडिफाइड करें, मतलब क्या, जीन में मॉडिफिकेशन हो उस ऑर्गेनिज्म के। हमने क्या किया, जीन में मॉडिफिकेशन किया। जैसे देखिएगा कैसे, मान ले किसी, हमें क्या है, किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, किसी व्यक्ति को क्या हो गया, शुगर हो गया है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको बोल रहे हैं। क्लियर बात है, मतलब क्या हो गया, आपको पता है क्या होता है, वो किसकी कमी से होता है सर, इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी, इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्लियर बात है। तो हम क्या करेंगे सर, बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं। बिल्कुल, वो बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं, इतनी बात आपको पता है। क्लियर। तो हमने क्या किया, इंसुलिन बनाया कैसे, तो हमने क्या किया, किसी ह्यूमन या लड़की में से या लड़का में से हमने क्या किया, उसके डीएनए में से हमने क्या कर ली, ह्यूमन इंसुलिन की जीन निकाल ली, ह्यूमन इंसुलिन की जीन निकाल ली, और उसको कहाँ डाल दिया, किसी बैक्टीरिया में डाल दिया। क्लियर बात है। और वो जीन जाके कहाँ कंबाइन हो गई, उसके डीएनए से कंबाइन हो गई। वो जीन का जाके कहाँ कंबाइन हो गई, उसके डीएनए से कंबाइन हो गई। और वो डीएनए, आपको पता है डीएनए से क्या बनेगी, आरएनए बनेगी। बिल्कुल सर, डीएनए से आरएनए बनेगी। प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर बात है, डीएनए से आरएनए बनेगी, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। और आगे जाके आरएनए से क्या बनेगा सर, प्रोटीन बनेगा, प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन, प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन। तो वो हमारी क्या बनेगी, प्रोटीन। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोटीन को, जो हमारी प्रोडक्ट है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। क्लियर बात है, और उसको हम सेपरेट करके क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, ह्यूमन सर्विसेज के लिए यूज आएगा। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हमने देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया। क्या, बिल्कुल, हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाया। क्या, बिल्कुल सर, ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके हमने जीन में चेंजेस किए, इसके जीन में हमने चेंजेस किए। कैसे किए सर, इंसुलिन की जीन डाल के किए। क्लियर बात हो गई। तो इंसुलिन की जीन डाल के किए, तो हमने जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया। बिल्कुल सर, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब किसके लिए कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल सर, प्रोडक्ट क्या बनी, तो हमारी ह्यूमन इंसुलिन बनी। लार्ज स्केल पर बना रहे हैं क्या, बिल्कुल सर, लार्ज स्केल पर बना रहे हैं, जो कि ह्यूमन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, नई बायोटेक की डिफिनीशन हो गई। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, देखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसको दिए हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी क्या हो गई, टेस्ट ट्यूब बेबी भी क्या हो गई, बायोटेक की, मॉडर्न बायोटेक की एग्जांपल्स में आ गए। सिंथेसाइजिंग ए जीन यूजिंग इट, हमने क्या किया, एक जीन को बनाया,
क्लियर बात है। सिंथेसाइजिंग ए जीन को सिंथेसाइज कराया मतलब क्या, एक प्रोडक्ट बनाया, क्लियर बात हो गई, तो उसकी बात करें। डीएनए वैक्सीन वगैरह बनाते हैं न्यू बायोटेक की मदद से। अब कोई जीन खराब हो गई है, कोई जीन खराब हो गई है, बिल्कुल हमारे अगले वाले चैप्टर में आएगा कि एक लड़की में एडीए जीन क्या हो गई है, खराब हो गई है, उसमें जीन नहीं थी, एडीए की डिफिशियंसी थी, तो हमने क्या किया, बाहर से जीन डाली, उस डिफेक्टिव जीन को ठीक किया, क्लियर बात हो गई। तो वो चीज़ें जीन को करेक्ट कर सकते हैं कैसे, बायोटेक की हेल्प से, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी हैं। अब आ जाते हैं हम क्या, दिक्कत क्या हुई, सुनिएगा, दिक्कत क्या हो गई कि अब दो डिफिनीशन आने लगी। अब टर्म एक, डिफिनीशन दो, कहीं से कोई डिफिनीशन यूज करेगा, दूसरा कोई डिफिनीशन यूज करेगा, कोई पुराना वाला यूज कर रहा है, कोई नया वाला यूज कर रहा है, तो दिक्कत आ गई ये चीज़ को लेके। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, दोनों डिफिनीशन को जोड़ करके इन कॉम्पोजेज बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दोनों डिफिनीशन को मिला करके एक नया डिफिनीशन दिया उन्होंने। देखिएगा क्या डिफिनीशन दिया, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है डिफिनीशन के रूप में। तो देखिएगा क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, किसको जोड़ रहे हैं, नेचुरल साइंस को जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म से जोड़ रहे हैं, या सेल से जोड़ रहे हैं, या उसके पार्ट से जोड़ रहे हैं, या मॉलिकुलर एनालॉग्स जैसे डीएनए या आरएनए से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। नेचुरल साइंस क्या हुआ सर, नेचुरल साइंस बताइए ये क्या, तो डीएनए से आरएनए बनना, ये डीएनए थी, बिल्कुल सर ये डीएनए थी, ये डीएनए से आरएनए बनाया, बिल्कुल सर आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बना, ये क्या है, नेचुरल साइंस है, ये क्या है, नेचुरल साइंस है। अब हम नेचुरल साइंस को किससे जोड़ रहे हैं, तो सर ऑर्गेनिज्म से जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल सर ऑर्गेनिज्म से जोड़ रहे हैं, या उसके सेल से जोड़ रहे हैं, या उसके पार्ट से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारी किस लिए सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए, किस लिए सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी सर, हमारी न्यू डिफिनीशन हो जाएगी, क्लियर बात हो गई क्या, ये हमारी न्यू डिफिनीशन हो जाएगी। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया गया, ह्यूमन जीन लिया, इंसुलिन मान लें, ह्यूमन जीन इंसुलिन लिया। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको जोड़ा क्या, बिल्कुल सर किससे, यही देखिए ऑर्गेनिज्म से जोड़ा क्या, बिल्कुल सर इंटीग्रेट किया, जोड़ा, क्लियर बात हो गई। तो ये क्या हो गई सर, आपको पता है ये बैक्टीरियल डीएनए, देखिएगा बैक्टीरिया में दो टाइप की डीएनए होती है, एक मेन डीएनए होता है और दूसरा प्लाज्मिड होता है। बैक्टीरिया में दो टाइप की डीएनए होती है, एक मेन डीएनए होती है और दूसरी प्लाज्मिड होती है, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें हो गई अपनी। तो ये जो प्लाज्मिड हुई ना, ये उसमें जाके हमारी क्या हो जाती है, ये डीएनए जुड़ जाती है, वो प्लाज्मिड जो थी ना उसमें हमारी क्या हो जाती है, डीएनए जुड़ जाती है, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें अब सुनिएगा क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मिड में डीएनए जाके जुड़ गई। अब ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आगे भी बताएंगे, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब भी किसी दूसरे की डीएनए में हम अपनी डीएनए या हम अपने डिजायर जीन को जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, अब उससे क्या बना सर, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करके ह्यूमन सर्विसेज के लिए यूज करेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गई सर, ये हो गई न्यू बायोटेक की डिफिनीशन, क्लियर बात हो गई क्या, ये चीज़ें। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल है उसकी बातें कर रहे हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें अब देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ, हमें क्या बनाना है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है। अब आपको पता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बना रहे हैं सर, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, बैक्टीरिया की जो डीएनए थी पहले क्या रहा होगा, नॉर्मली प्लाज्मिड रही होगी क्या, बिल्कुल सर नॉर्मली प्लाज्मिड रही होगी बैक्टीरिया में। मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, यही प्लाज्मिड थी, क्लियर बात है। अब उसमें हमने क्या किया, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमें ज़रूरत थी उसकी जीन हमने डाल दी, बिल्कुल वो प्लाज्मिड में हमने अपनी जीन डाल दी। तो हमने क्या किया, अल्टर किया क्या, किसकी, डीएनए की केमिस्ट्री में अल्टर किया क्या, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए या आरएनए में चेंज किया क्या, बिल्कुल सर चेंज किया, क्लियर बात हो गई। तो अब ये जो डीएनए बनी ये क्या बनी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी, यही मॉडिफाइड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होस्ट में चली गई क्या, बिल्कुल सर होस्ट में चली गई। अब देखिएगा इससे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म पहले कुछ और बना रहा था, ठीक है, पहले ये इंसुलिन तो नहीं बन रही थी ना,
अगर ये इंसुलिन की जीन डाली हमने तो इंसुलिन तो नहीं बनेगी, लेकिन अब इंसुलिन बन रही है क्या? बिल्कुल सर, अब इंसुलिन बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके फिनोटाइप में चेंज आ गया क्या? बिल्कुल सर, उसके फिनोटाइप में चेंज आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, क्या किया हमने? ह्यूमन इंसुलिन डाली, इंसुलिन की हमने जीन डाली, बेसिकली इंसुलिन की जीन डाली तो वो प्लाज्मिड से जाके जुड़ गया। ऐसे डीएनए को हम ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बात है? जो भी हमारी प्लाज्मिड में हम अपनी जीन लाके ज़बरदस्ती की जोड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पहला चीज़ कंप्लीट हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिएगा दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखिएगा, हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिए, बहुत मुश्किल से बनती है। सुनिएगा, ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपको लगता है आप हमने पेन पेपर पर बनाया, बहुत आसानी से बन गई। क्लियर बात है, कुछ करना नहीं था। लेकिन ये बनती आसानी से नहीं है, बहुत मुश्किल से बनती है। क्लियर बात है, क्यों? आपको पूरे चैप्टर में यही हमें बनाना है, पूरे चैप्टर में यही बनाना है। ठीक है क्या? तो वो चीज़ है। तो ये मुश्किल से बहुत बनती है, इसीलिए एक बार जब बन जाती है तो हम इसको मेंटेन रखेंगे, ठीक रखेंगे, इसको ख़राब नहीं होने देंगे। मेंटेन कैसे रखेंगे? स्टेराइल कंडीशन में रख के, माइक्रोबियल फ्री रखेंगे, माइक्रोब्स इसको कॉन्टामिनेटेड नहीं होने देंगे। तो वही कह रहा है, कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में रखेंगे। किस लिए? टू इनेबल ग्रोथ, ग्रोथ होने के लिए, इसका ग्रोथ हो जाएगा, बार बार ग्रोथ करवाएंगे और ग्रोथ होगा तो हमारी क्या होगी? ये डीएनए से आरएनए बनेगी, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, हम उसको लगातार बेचेंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, यही चीज़ कर रहे हैं। जैसे हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स की जीन डाल दिया सब, तो जब ये ह्यूमन जीन की जगह हमने एंटीबायोटिक्स की जीन डाल दी तो ये एंटीबायोटिक्स की जीन यहाँ चली गई। अब उससे क्या बना? आरएनए बना। अब उस आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन क्या होगी? एंटीबायोटिक होगी। और उसको हम मार्केट से सेपरेट करके बेचेंगे क्या? बिल्कुल सर, सेपरेट करके बेचेंगे। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें अब देखिएगा, वैसे ही कुछ वैक्सीन भी बनते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या हो जाएगी, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, तो वो देखिएगा। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है क्या? बिल्कुल सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या बनाते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखिएगा, बेसिकली बात क्या हो रही है, तो सबसे पहला क्या करते हैं? तो सर क्रिएशन मतलब बनाना, किसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। तो सर कैसे बनाएंगे उसकी बात थोड़ा करेंगे। फिर जीन ट्रांसफ़र होती है, दूसरी टेक्निक। फिर तीसरा होता है यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मीनिंग क्या होता है बताएंगे? मेकिंग मल्टीपल को आइडेंटिकल कॉपी, सेम उसी के जैसा आइडेंटिकल कॉपीज बनाना है, क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। अब देखिएगा, पूरे ये टेक्निक्स है ना, हम स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बता रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स हम पूरे बायोटेक में क्या यूज करेंगे, पूरा स्टेप ही हम क्या कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं यही पूरा बायोटेक है। क्लियर बात है, हम जो बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप यूज कर रहे हैं ये पूरी बायोटेक है। क्लियर बात है, यही पूरा बायोटेक में पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो क्या रहे? स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो सर एक चीज़ बताइए कि हमारे डिजायर्ड जीन को हम किस में डाले थे? होस्ट बैक्टीरिया इस सब में डाले थे क्या? तो सर मान लेते हैं कि हमें डिजायर्ड जीन लाना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? सेल लाना पड़ेगा। तो हमने ह्यूमन सेल लिया, क्योंकि हमें इंसुलिन ट्रांसफ़र करना है तो हमने इंसुलिन सेल लिया, ह्यूमन सेल। अब क्या होता है, आपको पता है ये ह्यूमन सेल में ये डीएनए, क्लियर बात है, ये हमारी डिजायर जीन थी। तो हम क्या करेंगे? इस डीएनए को आइसोलेट करेंगे। क्लियर बात है, इसको कैसे भी करके हम आइसोलेट करेंगे। अब कैसे आइसोलेट करेंगे उसके लिए हम एंजाइम्स वगैरह की हेल्प लेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है क्या? ठीक है, तो उसके लिए अब सुनना सर, हमने डीएनए कैसे भी करके सेपरेट आउट कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? सर हमारी डिजायर जीन चाहिए, ह्यूमन इंसुलिन वाली ये डिजायर जीन हमने निकलवा लिया। अब देखिएगा, डीएनए कोड करने के लिए हमें आरई लेते हैं। आरई, आरई एक एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो ये क्या करता है सर? डीएनए को अपने साइड से कट कर देता है। क्लियर बात है, तो उस हिसाब से ये डीएनए कट हो गई। अब यहाँ से हमारी डिजायर जीन कौन है? सर ये ग्रीन वाली हमारी डिजायर जीन है, ह्यूमन इंसुलिन। इसको हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे कराते हैं सर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने 1 मिनट में पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा स्पीड तेज होगा मानता हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैंने बताई हुई है। क्यों? क्योंकि जब भी आप 1 मिनट में अगर देख रहे हैं तो अभी से बताए वो समझिए कि 1 मिनट में आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी स्पीड तेज रहती है, क्योंकि 1 मिनट में कंप्लीट करना रहता है शॉर्ट्स में। ठीक है, तो ये
अब क्या कर रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन कैसे कर रहे हैं सर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। क्लियर बात है। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन कर लिया सर, ह्यूमन इंसुलिन वाली जीन का सिलेक्शन कर लिया, ये सर सेलेक्ट कर लिया। अगर इसका नंबर कम है तो हम इसका नंबर बढ़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल, पीसीआर से हम इसका नंबर बढ़ाएंगे। अगर नंबर कम नहीं है तो नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो पीसीआर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए क्या आ रहा है, पीसीआर ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तभी करें, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करें। तो हमने डिजायर जीन बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ा लिया, इसका भी आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट्स में। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ये चीज़ है, हम इसको सिर्फ किससे क्लोन कराते थे सर, आपने बताया था प्लाज्मिड, ये देखिए यही प्लाज्मिड है। डबल मैंने क्या बोला था, प्लाज्मिड क्या होती है सर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड है क्या, एक स्टैंड दूसरी स्टैंड, सर्कुलर, बिल्कुल सर, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये खुद से रिप्लिकेट करता है, जैसे अपने जैसा ये दूसरा बना देगा, अपने जैसा ये दूसरा बना देगा, इसी को बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग। क्या बात है क्या, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग। अब क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, क्रोमोजोम के अलावा डीएनए होती है, बिल्कुल सर, यहाँ आपने बताया था सर, ये मेन डीएनए होता है, इसके अलावा अगर बैक्टीरिया में कोई और भी है तो उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, क्लियर बात है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ठीक है। अब प्लाज्मिड में क्या होता है, एक ओ आर आई साइट होती है, ओ आर आई साइट कहाँ से क्या होती है, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओ आर आई साइट, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओ आर आई साइट। क्लियर बात हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये हमारी प्लाज्मिड हो गई, ये क्या कैसा काम करती है, वेक्टर का काम करती है। क्लियर बात है, वेक्टर का काम मतलब, वेक्टर का काम मतलब क्या सर, ये डिजायर जीन को ये हमारी इसे कंबाइन करके कहाँ डालेंगे, होस्ट में डालेंगे। फिर बता रहा हूँ, ये डिजायर जीन है, ये वेक्टर है, इस दोनों को कंबाइन करके कहाँ डालेंगे, बैक्टीरिया या होस्ट में डालेंगे। क्लियर बात है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, ये प्लाज्मिड लिया। अब इस प्लाज्मिड को उसी आड़ी से कट कराएंगे, उसी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमने कट कराया। अब कट कर गया, बिल्कुल सर, जहाँ साइट होगी वहाँ से कट हो जाएगा। अब ये कट हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, ये डिजायर जीन को इस दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए एंजाइम आती है डीएनए लाइगेज। क्यों, क्योंकि सर डीएनए को जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज, अगर आरएनए को जोड़ना होता तो क्या आती, आरएनए लाइगेज। क्लियर बात हो गई, डीएनए को जोड़ना है तो सर डीएनए लाइगेज, अगर आरएनए को जोड़नी है तो क्या लगाएंगे, आरएनए लाइगेज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है सर, या तो नहीं जुड़े, नहीं जुड़ेगी तो खुद से जुड़ जाएगी क्या, बिल्कुल, या तो खुद से जुड़ जाए या तो हमारी किसे, डिजायर जीन से जुड़ जाए। जब खुद से जुड़ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, उसको सेल्फ लाइगेटेड जो खुद से जुड़ गई है उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो डिजायर जीन से जुड़ गई है, देखिए ग्रीन वाली आ गई है क्या, बिल्कुल सर, डिजायर जीन से जुड़ गई है, उसको क्या बोले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको क्या बोले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैंने बताया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको आर डीएनए भी बोलते हैं। जिस भी डीएनए हमारी डिजायर जीन, जिस भी डीएनए में हमारी डिजायर जीन जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिस भी डीएनए में हमारी डिजायर जीन जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई थिंक क्लियर हो गई। अब इसको क्या, हमें पता नहीं है कि सर कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो हम क्या करेंगे, इसको होस्ट में डालेंगे। अब होस्ट कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें हम डालेंगे। तो तीन कंडीशन होगी, या तो नहीं जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल सर इसमें वो नहीं गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफर नहीं हुई ना तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर बात है। या तो जाएगा तो मान लेते हैं ऊपर वाला जा रहा है, तो ट्रांसफर हुई क्या, बिल्कुल सर ट्रांसफर हुई, तो ट्रांसफॉर्मेंट। अब कौन सी ट्रांसफर हुई, नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट, सर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर हुई, तो इसका क्या नाम डालें, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बात हो गई क्या। अब सर ट्रांसफर हुई, यहाँ देखिए ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई सर, कौन ट्रांसफर हुई, ये रिकॉम्बिनेंट वाली ट्रांसफर हुई, तो इसका क्या नाम डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर बात है, इसको टीआर से रिप्रेजेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी बायोटेक में हमें यही पढ़नी है, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, पूरी बायोटेक में हमें यही पढ़नी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें कौन सी, आपको पता है ऊपर से दिख रही क्या, इन तीनों में से हमें डिजायर कौन सी है, कौन सा हमें हमारे काम की है सर, ये वाला जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है,
ये वाला क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और हमें इसी की ज़रूरत है। तो हमने इसका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले का सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, हमने सिलेक्शन कर लिया, यही जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है क्या, बिल्कुल सर। आपने कहा था कॉपी नंबर बढ़ाएंगे, यही इसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं, मल्टीपल मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन इन ए होस्ट। ये हमारी जीन है क्या, बिल्कुल डिजायर जीन है क्या, इसी को हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। तो देखिए ये हमने बनाया क्या, बिल्कुल सर मल्टीपल कॉपीज बना क्या, बिल्कुल यहाँ देखिए मल्टीपल कॉपीज बना क्या। तो यही कह रहा है इंक्रीज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड एंड सेल नंबर, कॉपी नंबर भी बढ़ा रहे हैं और सेल की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। अब इसमें से क्या करेंगे सर, ये हम प्रोडक्ट हमारी कौन है, ग्रीन वाली ह्यूमन इंसुलिन, इसको आइसोलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे, तब जाके हम इसको मार्केट में बेचेंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें हम करेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या बोलती है सुनिएगा, इतना ही है। अब देखिएगा हमने बोला था ना तीन टेक्निक है, तीन टेक्निक है। पहला क्या कह रहा है सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। तो पहली टेक्निक ये देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, ये पहली टेक्निक, टेक्निक पहली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, वन टेक्निक नंबर वन। ठीक है, दूसरी टेक्निक सर ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल, दूसरी टेक्निक। ठीक है, और तीसरी टेक्निक सर इंक्रीज कॉपी नंबर या जीन क्लोनिंग। क्लियर बात हो गई। तो ये तीसरी टेक्निक, ये क्लियर हो गई क्या है। आई थिंक एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक प्योर एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बात हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब हम क्या करें, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी साइंटिस्ट वाले पोर्शन में ये पोर्शन दिया हुआ है, ये जो पोर्शन डिस्कशन करने वाला हूँ ये साइंटिस्ट वाले पोर्शन में दिया है। तो क्या, तो एक साइलोमोना टाइफेरियम बैक्टीरिया थी, साल्मोना टाइफेरियम बैक्टीरिया थी। क्लियर बात हो गई क्या, ये साल्मोना टाइफेरियम बैक्टीरिया थी। अब आपको पता है सर, एक मेन डीएनए होगा जिसको जेनेटिक डीएनए बोलेंगे, जीनोमिक डीएनए, और एक प्लाज्मिड होगी, बिल्कुल। तो उसके पे क्या था, उसके प्लाज्मिड पे क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। क्लियर बात है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। जो कोहेन थे ना, एक दो साइंटिस्ट आपको वहाँ दिया है साइंटिस्ट वाले पोर्शन में, दो साइंटिस्ट का नाम दिया है, एक कोहेन और दूसरा बॉयलर। जो कोहेन थे ना, उन्होंने क्या किया था, ये प्लाज्मिड से सबसे पहली बार ये प्लाज्मिड से, ये प्लाज्मिड को निकालना, बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को निकालना और फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया में डालना, ये किसने किया था, कोहेन ने किया था। तो वही लिखा है, कोहेन हैज बीन स्टडिंग ए स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। कोहेन किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, प्लाज्मिड के बारे में। कोहेन ने क्या डेवलप किया था, एक मेथड डेवलप किया था, रिमूविंग दीज प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को निकालने के लिए एक मेथड डेवलप किया था, एंड फ्रॉम द सेल एंड री इंसर्टिंग देम इनटू द अदर सेल, किसी दूसरे सेल में री इंसर्ट करना सिखाया था। ये किसने किया था, कोहेन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्लाज्मिड को रिमूव करना किसने सिखाया था, कोहेन ने, और फिर री इंसर्ट करना कोहेन ने सिखाया था। अब देखिएगा हम फिर क्या आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इस सेल में ना टाइफाइड बैक्टीरियम से हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को निकाल लिया क्या, कोहेन ने, बिल्कुल सर। अब इस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, तो हमने क्या किया, ये मॉलिकुलर सीजर, जिसको आरई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरई, तो इसको आरई से कट करा लिया, बिल्कुल सर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कट हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मॉलिकुलर सीजर या आरई से हमने कट करा दिया। अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लाज्मिड से कंबाइन करा रहे हैं। ये देखिए किसी दूसरे प्लाज्मिड थी, तो इससे कंबाइन करा के, कंबाइन कैसे करा रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाले एंजाइम का नाम आपको पता है, हमने बताया था, दोनों को ज्वाइन करने वाले एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज। अगर डीएनए को जोड़े तो डीएनए लाइगेज। क्या बात है। तो ये देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और दूसरी प्लाज्मिड, हमने दोनों को जोड़ दिया क्या सर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गई क्या, बिल्कुल सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गई। अब वही साइंटिस्ट वाले पोर्शन का, सॉरी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी चैप्टर में जो एनसीईआरटी है उसका एक लाइन है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनी थी, 1972 में। किसने बनाया था, कोहेन एंड बॉयलर ने मिलकर बनाया था। क्या, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनी थी, 1972 में, और किसने बनाया था, कोहेन ने बनाया था। क्लियर बात हो गई। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गई क्या, बिल्कुल सर। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ई कोलाई में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सर। क्लियर। और इसको हम ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद जीन क्लोनिंग करा रहे हैं क्या, बिल्कुल सर। ये चीज़ें हो गई, आई थिंक हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही चीज़ें जाननी थी कि कोहेन जो थे सबसे पहले क्या सर, रिंगलेट्स पे स्टडी किए थे, जिसको आज हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं। क्लियर बात है। और उन्होंने प्लाज्मिड को निकालना और री इंसर्ट करना सिखाया था, दूसरा। ठीक है। और जो
ये हैं कोहेन एंड बॉयलर है, दोनों ने मिलकर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। क्लियर बात है, कब? 1972 में। ये चीज़ें आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है क्या? तो ये चीज़ें अब हमारी क्या है, अगला जो पोर्शन आता है वो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या आ रहा है? टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर बात है क्या? अब देखिएगा, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो टूल्स की बात करेंगे। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम टूल्स की जो बात करें उसमें पहला टूल क्या आ रहा है? इंजाइम्स। दूसरा क्या आ रहा है? वेक्टर या व्हीकल। तीसरा डिजायर जीन। और चौथा होस्ट सेल। ये चारों से हम क्या कर रहे हैं? पूरी बायोटेक चल रही है। ठीक है, तो पहला इंजाइम। इंजाइम में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंजाइम में जो पढ़ेंगे तो पहला लाइटिक इंजाइम। क्लियर बात है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन या क्लीवेजिंग इंजाइम। तीसरा ज्वाइनिंग इंजाइम, ज्वाइन करने वाला। और चौथा सिंथेसाइजिंग इंजाइम। जैसे हमें डीएनए से डीएनए बनाना है या डीएनए से आरएनए बनाना, तो उसके लिए जो इंजाइम चाहिए तो उसकी बातें करेंगे। पहला इंजाइम्स में हमने किसकी बात की है? लाइटिक इंजाइम। सर आपने सिखाया था ये, जो देखिएगा सर आपने सिखाया था ये ह्यूमन सेल है, तो इसमें से हमें डीएनए को सेपरेट करना होगा। सर सेपरेट करने के लिए आपने ये तो बताया था एंजाइम्स चाहिए। अब कौन से एंजाइम्स चाहिए ये कैसे पता चलेगा? तो वही लाइटिक एंजाइम्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं? डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं। देखिएगा, सेल डिग्रेडिंग एंजाइम क्या करते हैं? ये सेल को तोड़ते हैं। सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स ये क्या करते हैं? सर सेल को तोड़ते हैं और क्या करते हैं? डीएनए को आइसोलेट करते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल है तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइसोजाइम। अगर वही प्लांट सेल है तो हम कौन सा यूज करेंगे? सेलुलेज। प्लांट सेल है तो आपको पता है प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो सर सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलेज और पैक्टिन से बनी होती है। तो सेलुलेज यूज करेंगे और पैक्टिनेज यूज करेंगे। सेलुलेज और पैक्टिन की बनी होती है तो सेलुलेज और पैक्टिन यूज करेंगे। क्लियर बात है। अगर फंजाई की है तो क्या यूज करेंगे? काइटिनेज यूज करेंगे। क्लियर बात है। अगर सर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, अगर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है तो क्या यूज करेंगे? लाइपेज। सेल मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, तो हम लाइपेज यूज करके तोड़ देंगे। अब क्या होता है सुनिएगा, प्रोटीन को डिजॉल्व करने वाली एंजाइम का नाम प्रोटीएज, क्योंकि हमें तो डीएनए निकालना है और आपको पता है कि ये हमारी सेल है और ये सेल में हमारी क्या होगी? सर न्यूक्लियस वगैरह होगी। और आपको पता है सेल के अंदर तीनों चीज़ें होती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो हमें तो डीएनए निकालना है, आरएनए प्रोटीन तो नहीं चाहिए। तो आरएनए को तोड़ने वाली एंजाइम का नाम तो आरएनएज। आरएनए तोड़ने वाली एंजाइम का नाम आरएनएज। वो आरएनए को खत्म कर देती है, डाइजेस्ट मतलब खत्म कर देती है, तोड़ देती है। अगला प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम का नाम प्रोटीएज, तो वो प्रोटीन को तोड़ देगी। क्लियर बात होगी। तो इतनी चीज़ें। अगला चीज़, अगला अपने एंजाइम्स के क्या आ गए? सर रिस्ट्रिक्शन या क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शन। और क्लेविंग, क्लीविंग का मतलब काटना। उसी को क्या बोले? मॉलिकुलर सीजर। उसी को क्या बोले? एनसीईआरटी लिखती हुई है क्या? मॉलिकुलर सीजर। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है। अब ये क्या करती है? सर यूज टू ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ती है। मतलब सर न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा था डीएनए और आरएनए। बिल्कुल सर, डीएनए और आरएनए को तोड़ेगी। इसका मतलब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएजेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? न्यूक्लिएजेज बोलेंगे। अभी दो टाइप की होती है सर, एक्सो न्यूक्लिएजेज और इंडो न्यूक्लिएजेज। सर इसका मतलब क्या हुआ? एक्सो न्यूक्लिएजेज क्या करेगी सर? इंड से कट करेगी, डीएनए को इंड से कट करेगी। क्लियर बात है। जबकि इंडो न्यूक्लिएजेज डीएनए को कहाँ से कट करेगी? बीच से कट कर रही है। देखिए बीच से कट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सो न्यूक्लिएजेज इंड से कट कराएगी, इंडो न्यूक्लिएजेज बीच से कट कराएगी डीएनए को। क्लियर बात हो गई क्या? तो वही कह रहा है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इंड्स ऑफ डीएनए। क्लियर बात है। इंडो न्यूक्लियोटाइड कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए को बीच से कट कर रही है क्या? बिल्कुल सर। अब हमें क्या पढ़ना है? इंडो न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। तो वही एक एंजाइम है इंडो न्यूक्लियोटाइड का। एक एग्जांपल क्या है? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियोटाइड। और इसी को एनसीईआरटी क्या बोलती है? मॉलिकुलर सीजर। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, आरई मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियोटाइड। आरई मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियोटाइड। अब सुनिएगा, तो जो ये आरी है ना, ये क्या करता है सर? कट करता है। आपको पता है क्या न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। डीएनए या आरएनए में क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है क्या? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ी होगी? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को तोड़ेगी, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रही है क्या? बिल्कुल सर। तो आरी कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किससे मिलकर बनता है? सर शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर बात हो गई। तो ये, अब दूसरा देखिएगा, इच आरी। अब हर आरी कैसे करता है? तो इस पे ये लेंथ डीएनए है ना, तो इस पे जाके बाइंड करेगा पहले। ये इस पे बाइंड कर गया और पूरा घूमेगा।
यहाँ से यहाँ जाएगा और देख लेगा इसकी साइट कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ साइट होगा वहाँ वहाँ से कट करा देगा। क्लियर बात है। तो वही कह रहा है ईच आर ई फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग मतलब निगरानी करना। वो पहले घूम जाता है, देखता है मेरी साइट कहाँ कहाँ है, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, पूरी लेंथ को देखता है। वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, जहाँ उसकी रिकॉग्निशन साइट है जहाँ से वो कट करा सकता है, उसको एक बार पहचान लिया तो उसके बाद डीएनए पे बाइंड करके वो कट करा देता है। क्लियर बात है। उन स्पेसिफिक साइट पे रिकॉग्निशन साइट को ही क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर बात है। तो वो कट डीएनए बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब आपको पता होगा जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनती है वो क्या होता है सर, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड बनती है शुगर और फॉस्फेट के बीच में, तो शुगर का OH और फॉस्फेट का OH दोनों जगह मिलकर यहाँ से क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाती है। तो यहाँ पानी देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगी। तो वही चीज़ हो रहा है, कट डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर ये नहीं समझ में आया तो छोड़ देंगे, एनसीईआरटी नहीं लिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कट डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगला चीज़ आती है सर, आपने कहा था रिस्ट्रिक्शन साइट कुछ बोला था क्या? बिल्कुल सर, रिस्ट्रिक्शन साइट बोला था। सर ये रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, आप कुछ बता सकते हो? बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है सर, 4, 6 और 8 बेस पेयर का होता है। क्या सर, 4, 6 और 8 बेस पेयर का? देखिए सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बेस पेयर का है ये। तो सर ये रिस्ट्रिक्शन साइट हो गई क्या? अभी रुक जाइए, सिर्फ 4, 6, 8 बेस पेयर से नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या कहेगा, प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब सर प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस का मीनिंग क्या होगा सर, उल्टा सीधा एक समान। मतलब सर इधर से पढ़ूँ तो वही रीड आए और हम इधर से पढ़ूँ तो वही रीड आए। जैसे इधर से 5 से 3 हमेशा पढ़ना होता है, तो क्या रीडिंग आ रही है, GAATTC। तो ये बेसिकली प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कैसी होती है, जैसे बचपन में अपन पढ़े हैं ना, उल्टा सीधा एक समान, जहाज। अब इधर से पढ़ो तो जहाज, चाहे इधर से पढ़ो जहाज। ठीक है, तो वही चीज़ें आ रही है। आप इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, इधर से पढ़े 5 से 3 हमेशा पढ़ेंगे तो GAATTC आ रहा है। अब 5 से 3 हमेशा वही पढ़ना है, तो क्या आ रहा है, GAATTC। क्लियर बात है। तो ये प्लेंडोमिक सीक्वेंस है। तो सर इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए सर दो चीज़ें होनी चाहिए, 4, 6, 8 बेस पेयर होना चाहिए, या तो 4 बेस पेयर का हो, या 6 बेस पेयर का हो, या 8 बेस पेयर का हो। और दूसरी चीज़ें आपने कहा क्या सर, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सर, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना रिस्ट्रिक्शन साइट कंप्लीट। ठीक है क्या? अभी देखिएगा, हम आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे, क्योंकि बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। ठीक है क्या? सबसे पहली बात, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई? क्लियर बात है। तो 1963 में दो एंजाइम की डिस्कवरी हुई। सुनिएगा, 1963 में कितने एंजाइम की डिस्कवरी हुई सर? दो। मैं फुल्ली एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है, फुल्ली सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ आपको। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं मिलेगा आपको, पूरा एनसीईआरटी मिलेगी। तो 1963 में 2 एंजाइम्स मिले। ठीक है क्या? 2 एंजाइम्स खोजा गया जो क्या करती थी, तो सर बैक्टीरिया को रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को वायरस से बचाती थी। सर क्या करती थी, बैक्टीरिया को वायरस से बचाती थी। सर ये बैक्टीरिया, बिल्कुल सर ये बैक्टीरिया, कोई दिक्कत नहीं। सर ये वायरस, बिल्कुल सर ये वायरस। अब इसका मतलब ये बैक्टीरिया को ये वायरस से बचाना है, तो ये इसके अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट थी। बिल्कुल सर, इसके अंदर 2 एंजाइम्स थे, एक का नाम मिथाइलेज और दूसरी का नाम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। क्लियर बात हो गई सर। सर दोनों का काम क्या है, तो सर सुनिएगा, जैसे ये बैक्टीरिया पे क्या इन्फेक्ट करता है, वायरस इन्फेक्ट करता है। तो आपको पता है वायरस जिसमें भी जाता है तो क्या करता है, पहले सबसे पहले एक काम करता है, अपनी जेनेटिक मटेरियल दूसरे में भेज देता है। जैसे ये अपनी जेनेटिक मटेरियल दूसरे में भेजता है ना, तो क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन इंजाइम होती है। क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। जैसे यहाँ पे क्या है, इको R1 है, बताएंगे। तो ये क्या करेगी, सुनिएगा, इस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम का रिस्ट्रिक्शन साइट होता है हमेशा। जैसे इको R1 को साइट है, जहाँ भी GATTC देखिए, GAATTC देखेगा ना, उसके बीच में कट लगा देगा। ठीक है क्या? जी और ए के बीच में कट लगा देगा, जी और ए के बीच में कट लगा देगा। क्लियर बात है। तो यही चीज़ें क्या है, इको R1 रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है ना, वायरस के डीएनए को तोड़ देगा, जी और ए के बीच में तोड़ देगा। जहाँ GATTC देखेगा उसको काट देगा। क्लियर बात है। तो ये खुद की डीएनए को भी काट सकता है क्या? बिल्कुल सर काट सकता है। तो ये मिथाइलेज क्या करता है, ये जो मिथाइलेज क्या करता है, बैक्टीरिया को डीएनए को बचाने के लिए
किससे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, तो ये क्या कर देता है, ग्वानिन पे क्या लगाता है, एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा देता है। ग्वानिन पे क्या लगा देता है, एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप। तो इसी को क्या कह रहे हैं, मिथाइलेज का काम कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई। सर 1963 में क्या देखा गया, दो एंजाइम जो बैक्टीरिया को कैसे बचा रही थी, वायरस से बचा रही थी। अब कैसे बचा रही थी, तो सर दो एंजाइम जो थी, एक तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थी जो क्या काम करती है, रिस्ट्रिक्शन साइट से कट करा देगी किसी के भी, वो जहाँ भी रिस्ट्रिक्शन साइट देखे, चाहे खुद का हो चाहे किसी दूसरे का हो, वो कट करा देगी डीएनए में। ठीक है, तो ये वायरस वाले का देखी तो कट करा दी। अब बैक्टीरिया वाला खुद का कट कराने जा रही थी, तो मिथाइले जाके चुपचाप क्या करता है, ग्वानिन से जुड़ जाता है। तो ये पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उसको तो काम है क्या, GATT से दिखना। तो यहाँ पे खाली ग्वानिन तो दिखा ही नहीं, तो वो नहीं काटेगी। तो ये क्या कर रही है, बैक्टीरिया को बचा रही है क्या, वायरस से, बिल्कुल सर। और खुद की डीएनए को भी बचा रही है मिथाइलेज के द्वारा। क्लियर बात होगी, तो ये चीज़ है। अब देखिएगा, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो किस में मिलती है, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो हमेशा बैक्टीरिया में मिलती है, सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेगी, किसी भी यूकैरियोटिक में नहीं मिलेगी। नेवर सिंथेसाइज इन द यूकैरियोट, नेवर सिंथेसाइज इन द यूकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं मिलेगी। क्लियर बात है क्या, क्या है सर, ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है। बैक्टीरिया खुद का डिफेंस सिस्टम रखे हुआ है क्या, बिल्कुल सर, बैक्टीरिया खुद का डिफेंस सिस्टम रखे हुआ है, किसके रूप में सर, आरई के रूप में, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के रूप में। आरई कभी खुद की डीएनए को कट नहीं करता है, क्यों सर, मिथाइलेशन के कारण। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, क्लियर बात है। अब सुनिएगा, एनसीईआरटी बोलती है 1969 1969 में कोहेन ने क्या परफॉर्म किया था, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे वर्क किया था। क्लियर बात है, किस पे, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया which is specially useful properties having capability of cutting DNA strand in a particular direction। अभी उन्होंने क्या देखा था, कुछ नहीं कहना चाह रहा है। 1969 में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे स्टडी की थी जो क्या काम करती है, और जो उन्होंने क्या देखा था, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करती है, कुछ उसके पास यूजफुल प्रॉपर्टीज है, क्या करती है, डीएनए को इनको कट कराती है किसी पर्टिकुलर फैशन में। बिल्कुल, तो यही चीज़ें देखा था, ये पूछ सकता है। क्लियर बात हो गई, तो ये। अब जो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुई थी वो कौन थी, हिंड सेकेंड थी, हिंड सेकेंड। ठीक है क्या, ये एक स्पेशल बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखिए, GTC GAC, GTC GAC। क्लियर बात है, तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, देखिए GTC GAC। क्लियर बात है, तो एक स्पेशल सीक्वेंस को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, कौन, हिंड सेकेंड। क्लियर बात है, ये। अब सुनिएगा, अभी कब डिस्कवर हुई थी, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज थी, ये कब डिस्कवर हुई थी, तो 5 ईयर आफ्टर डिस्कवरी। डिस्कवरी कब हुई थी सर, आपने बताया था 1963 में डिस्कवरी हुई थी। देखिए डिस्कवरी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की ये 1963 में हुई थी। पहली रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कब हुआ था, डिस्कवरी 1963 में हुई थी। तो उसके जस्ट 5 साल बाद, देखिए 1963 में हुई थी, जस्ट उसके 5 साल बाद क्या हुआ था सर, ये हमारी क्या हुआ था कि डिस्कवरी हुई थी किसकी, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की। क्लियर बात है, तो ये चीज़ें हिंड सेकेंड की डिस्कवरी हुई थी। क्लियर बात हो गई। अब तक कितने से ज़्यादा, 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया है, कितने, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर बात है, बैक्टीरिया की स्ट्रेन क्या होती है, जस्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है, कितना एंजाइम खोजा गया है, 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया है। अब ये जो आरई का नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो वो देखेंगे। तो कभी हमने पढ़ा है सर हिंड सेकेंड, इको R1, ये क्या है बेसिकली, इको R1, हिंड सेकेंड कैसे नाम पड़ा, तो उसकी बात कर रहा है। आपने कहा, देखिएगा, पहला लेटर जो होता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का पहला लेटर जो होता है वो कहाँ से आता है, जीनस से। जैसे ये वाला आया, ई कहाँ से आया, ई कोलाई से, इर्चेरेसिया से आया। ई कहाँ से आया, इर्चेरेसिया से आया। ठीक है क्या, तो पहला लेटर कहाँ से आएगा, जीनस, इर्चेरेसिया से आया। ठीक है, दूसरा और तीसरा लेटर कहाँ से आता है, स्पेसीज से। ठीक है, तो दूसरा एंड तीसरा लेटर कम फ्रॉम द स्पेसीज, जिसको कोलाई, ई कोलाई में क्या है, इर्चेरेसिया क्या हुआ, जीनस हुआ, कोलाई क्या है, स्पेसीज हुई। अब आर कहाँ से आया सर, आर क्या है, स्ट्रेन है, नेम ऑफ द स्ट्रेन। जैसे इर्चेरेसिया कोलाई की कौन सी स्ट्रेन थी, RY 130
13 थी, RY 13 थी, तो वहाँ से पहला लेटर क्या आया, R, ठीक है, RY का पहला लेटर R आया क्या, तो ये फोर्थ लेटर किसको बताता है सर, स्ट्रेन को बताता है। और जो रोमन नंबर होता है वो किसको डिनोट करता है, आइसोलेशन को। मतलब इस्टीरेशिया कोलाई से ये पहला एंजाइम है जो आइसोलेट किया गया, पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो आइसोलेट किया गया। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें ओके। तो ये इंजाइम्स के बारे में। अब देखिएगा अभी हमें और इंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा देखिएगा ज्वाइनिंग एंजाइम। सर आपने बताया था सर डीएनए को डीएनए से जोड़ने वाली एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज। तो ये देखिएगा ये क्या करती है सर, डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ती है। सर कैसे जोड़ती है सर, वहाँ बॉन्ड टूटता था, कौन सी बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो यहाँ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कौन सी बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर बात है, तो वैसे जोड़ देगा, जैसे तोड़ा वैसे जोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगला क्या आता है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या होता है, अगर कभी हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज का। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो किसका यूज़ करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज का। अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो किसका यूज़ करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। क्लियर बात है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनाना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर रहे हैं क्या, इसीलिए एंजाइम क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें हो गई। देखिएगा आगे क्या बात करें, मोड ऑफ कटिंग की। देखिएगा अब क्या होता है, बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है अपनी कोई भी, तो उसको कैसे कट करता है, दो तरीके से कट होती है रिस्ट्रिक्शन साइट। एक ऑब्लिक कट होता है और एक स्ट्रेट कट होता है। जैसे यहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट देखिए, इको R1 की क्या है, GAATTC है, बिल्कुल सर GATTC है। तो यहाँ क्या करेगा सर, देखिए कट लगा रही, अब दो तरीके से कट लगाएगी, या तो सेंटर के बीचों बीच लगाती है या तो अवे फ्रॉम द सेंटर लगा रही है। तो यहाँ देखिए कैसे लगा रही है सर, सेंटर से दूर लगा रही है क्या, बिल्कुल सर सेंटर से दूर लगा रही है। तो ये कौन सी कट होगी, ऑब्लिक कट होगी, बिल्कुल सर ऑब्लिक कट होगी। तो यही बात बोला गया है क्या, आर कट एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है सर, उल्टा सीधा एक समान। जैसे यहाँ से इधर पढ़े GAATTC और इधर से इधर पढ़िए तो GATTC, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हो गई। सर आपने बताया था आड़ी क्या बॉन्ड ब्रेक करती है, सर शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड ब्रेक करती है। तो हमेशा शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है सर, सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनती है। तो वो ब्रेक की क्या, बिल्कुल सर वो बॉन्ड ब्रेक होती है हमेशा, ठीक है। तीसरी बात क्या कर रहे हैं कि सर जो आड़ी कट करती है हमेशा सेम दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करती है क्या, बिल्कुल सर। यहाँ देखिए हमेशा G और A के बीच में कट कर रही है, इधर भी G और A के बीच में ही कट कर रही है। तो ये चीज़ें हो गई क्या, बिल्कुल। अगला चीज़ चलते हैं, अब यहाँ से कट हुआ तो देखिएगा इससे क्या होता है कि यहाँ जो कट हुआ तो जिसके कारण से क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड बच जाता है क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टिकिन। क्यों, क्योंकि ये दूसरे वाले डीएनए से क्या करेगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा क्या, बिल्कुल सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा क्या, ए से। तो यही बात है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाती है। देखिएगा क्या, एक उन्होंने वेक्टर डीएनए लिया, बिल्कुल, दूसरा फॉरेन डीएनए लिया। क्लियर बात है, दोनों को सेम आड़ी से कट कराया, बिल्कुल सर सेम आड़ी से कट कराया। तो G और A के बीच में इधर कट, G और A के बीच में इधर भी कट, और इधर भी कट G और A के बीच में, और इधर भी कट। क्लियर बात हो गई क्या, तो दोनों कट हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गई, सिंगल स्टैंडर्ड बच गई क्या, बिल्कुल सर दोनों स्टैंड से सिंगल स्टैंड, दोनों डीएनए में सिंगल सिंगल स्टैंड बच गया कट लगाने के बाद। तो ये दोनों ज्वाइन कर जाएगी क्या, इसीलिए इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, स्टिकी एंड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं स्टिकी एंड, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए थाइमिन है क्या, तो थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन। यहाँ देखिए एडेनिन है, एडेनिन है, एडेनिन है तो थाइमिन इधर है, एडेनिन इधर है तो थाइमिन इधर है। तो ये क्या बना देगी सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगी और दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएगी। लेकिन ये खुद से नहीं होती, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें अब ये क्या हो जाती है सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाती है। मैंने कभी बताया है कि सर कोई वेक्टर डीएनए में कोई हम अपनी डिजायर जीन को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई डिजायर जीन को जोड़ दिए तो क्या बन जाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिएगा दूसरा कट कैसा होता है, ब्लंट कट। अगर बीचों बीच कट लगा रहा है, सेंटर से कट लगा रहा है, तो ये क्या होगी, अब बीचों बीच कट लगा रहा है तो कोई सिंगल स्टैंडर्ड बच रही है क्या आगे, नहीं सर कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं बच रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोले, ब्लंट कट। एक दूसरे से कोई चिपकेगा क्या, नहीं सर, यहाँ तो स्टिकी इंड था क्योंकि एक इंड सिंगल स्टैंडर्ड बच रहा था।
ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड का एक इन बच रहा था क्या, डीएनए का एक स्ट्रैंड बच रहा था इधर, और दूसरे डीएनए का एक स्ट्रैंड इधर बचा था, दोनों एक दूसरे से जुड़ जा रहा था। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सर ये ब्लंट इन प्रोड्यूस करता है। क्लियर बात है। तो दो टाइप की कटिंग होती है। क्लियर। आगे चलते हैं हम। अब क्या होता है क्लोनिंग फैक्टर। ठीक है। क्लोनिंग, यहाँ तक क्या हुआ कि हमने कहा था टोटल, हमने क्या कहा था कि टोटल 4 टूल्स पढ़ेंगे। तो पहला एंजाइम्स हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सर, पहला एंजाइम्स पढ़ लिया। अब दूसरा वेक्टर या वाइकल, या उसको हम वाइकल डीएनए भी बोल सकते हैं। वेक्टर क्या काम करती है, तो सुनिएगा सर। वेक्टर वही होती है क्या, जो हमारी डिजायर जीन को होस्ट में लेके जाती है। बैक्टीरिया ये मान लेते होस्ट है, तो इसमें लेके जो जाएगी तो वेक्टर। सर वहाँ तो प्लाज्मिड होती थी, बिल्कुल यहाँ भी प्लाज्मिड या कुछ और भी हो सकते हैं, यही चीज़ें। तो वेक्टर क्या होता है, कैरियर होता है या वाइकल डीएनए होता है, जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है डिजायर जीन को होस्ट में। जैसे आपके घर में क्या आता है सर, पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है, तो पोस्टमैन क्या हुआ, वेक्टर या कैरियर हुआ क्या, बिल्कुल। एनसीईआरटी बोलती है क्या, मस्कुटो जो है वो वेक्टर का काम कर रही है क्या, बिल्कुल वैसा ही। वही चीज़ें यहाँ भी वेक्टर की ज़रूरत है हमें। अब वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में खूब भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है कि वेक्टर की फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिएगा, नीट में भी आया, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में ही है, ये सब नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बोर्ड्स में 3 मार्क्स में आते हैं। देखिएगा फीचर्स ऑफ क्या है वेक्टर के, तो पहला क्या रहा है सर, ORI साइट होनी चाहिए। सर ORI साइट आपने बताया था, वहाँ ORI साइट उस साइट को बोलते हैं जहाँ से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होती है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बिल्कुल सर। क्लियर बात है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बिल्कुल। तो सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेशन स्टार्ट, उसको ORI साइट बोलते हैं। अब क्या होता है, देखिएगा वेक्टर क्या कह रहा है, देखिएगा ये वेक्टर है क्या, तो एनी पीस ऑफ डीएनए, कोई भी पीस डीएनए का लिंक टू द दिस सीक्वेंस ORI कैन मेड रिप्लिकेट इन द होस्ट सेल। बेसिकली क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे है, बिल्कुल सर यहाँ पे है, देखिए ये अभी हमें क्या हुआ कि ये वेक्टर थी क्या, बिल्कुल वेक्टर थी, तो ये ORI साइट है, क्या है, सॉरी, ये देखिए, ये मान लेते हैं ये वेक्टर है, बिल्कुल ये वेक्टर है। तो ये यहाँ पे क्या है, ORI साइट है क्या, बिल्कुल सर। अब इसमें मैं कोई भी डीएनए लाके जोड़ दूँ तो ये ORI साइट इस डीएनए का भी रिप्लिकेशन करा देगी, बिल्कुल सर, इस डीएनए का भी रिप्लिकेशन करा देगी। इसीलिए ORI साइट जरूरी होता है। क्लियर बात हो गई। तो वही कह रहा है एनी पीस ऑफ डीएनए जो कि हमारी डिजायर डीएनए होती है, विल लिंक टू दिस सीक्वेंस। अब अगर इस सीक्वेंस से लाके जोड़ देते, कैन मेड रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, तो ये होस्ट सेल में उसकी क्या करती है, रिप्लिकेशन करा देती है। ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ये लिंक्ड डीएनए है जो देखे, ये लिंक्ड डीएनए है ना, इसको कितना कॉपी कितनी बार इसको मल्टीप्लाई कराना है, उस चीज़ को ये कंट्रोल करती है। ठीक है। वेक्टर्स विथ हाई कॉपी नंबर शुड बी प्रेफर्ड। अब हम क्या लेंगे, वो वेक्टर लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करा रहा होगा, बिल्कुल सर, वो वेक्टर लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करा रहा होगा। दो कॉमनली यूज वेक्टर होते हैं, कौन, पहला बात बैक्टीरियोफाज और दूसरा प्लाज्मिड। बहुत सारे और भी होते हैं लेकिन अपने को पढ़ना नहीं है। तो दो कॉमनली यूज वेक्टर कौन कौन से होते हैं, एक बैक्टीरियोफाज होता है और एक प्लाज्मिड होता है। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, अगला चीज़ चलते हैं। ठीक है। अब वेक्टर के बाद क्या हो गई, वेक्टर में हमारा ORI साइट के बाद क्या हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहे हैं। सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहे हैं, तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, तो सर सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाइंग में करता है बेसिकली। अच्छा एक चीज़ बताइए कि हमने जो क्या किया है, होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, तो कैसे पहचानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारी कौन सी है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या होती है, सेलेक्टेबल मार्कर यूज आता है। उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज आता है, सेलेक्टेबल मार्कर यूज आता है। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ है। अब देखिएगा, तो वही कह रहा है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग। जैसे देखिए ऊपर लेके चलते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमारी तीनों बनी क्या, बिल्कुल सर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी। इन दोनों को हमने क्या कराया, ये दो कंडीशन बनती है। अब इसको हम क्या कराएंगे सर, होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टोटल कितनी कंडीशन बनेगी सर, 3 कंडीशन बनेगी। एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरी सर ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, तीसरी ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बात हो गई। तो ये यहाँ से हमें किसका सिलेक्शन करना है,
यहाँ से हमें किसका सिलेक्शन करना है सर, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का करना है। अब कैसे करेंगे, तो सर सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू करेंगे, बिल्कुल सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ चीज़ देखिए, सेलेक्टेबल मार्कर की बातें कर रहे हैं अब, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर तो क्या कर रहा है सर, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग और इलिमिनेटिंग, मतलब क्या, आइडेंटिफाई करने और इलिमिनेट करने में किसको, आइडेंटिफाई करने और इलिमिनेट करने किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हमें क्या करना है, नहीं चुनना है, ट्रांसफॉर्मेंट को लेना है। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ कराएगा। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर दो टाइप के होते हैं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले, एक लैक-जेड जीन वाले, ठीक है क्या। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले में एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्लोरोमेफेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन, केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ये सब क्या है, ये सब क्या है सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। क्लियर बात हो गई। बेसिकली देखिएगा, ये क्या हुआ, हमारी वेक्टर हुई। क्लियर बात है, ये डिजायर्ड जीन है, ठीक है क्या सर। इधर से हमने आड़ी से इसको भी कट कराया और आड़ी से इसको भी कट कराया, बिल्कुल, और दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो एक पता है आपको, नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगी, क्या बनेगी सर, नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक क्या बनेगी, रिकॉम्बिनेंट। जब इसको हम होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो 3 बनेगी। अब तीनों में से हमें सिलेक्शन किसका करना है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का। कैसे करेंगे, तो यही सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करेंगे। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये ठीक है क्या। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर की बातें कर रहे हैं, ठीक है क्या, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर की बातें कर रहे हैं। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे जो फीचर है हमारी वेक्टर की, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, हमने कहा था सर, पहली बात प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज आपने बताया था। देखिए प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज में हाई कॉपी नंबर होता है, एनसीईआरटी लिखती है। प्लाज्मिड में क्या होता है, 1 और 2 कॉपीज पर सेल, एक बार में 1 या 2 कॉपी कर सकती है। लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसी भी होती है जो 15 से 100 कॉपी या उससे ज़्यादा भी कर सकती है। सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है क्या। तो देखिएगा, जैसे एक उन्होंने फैक्टर का एग्जांपल क्या दिया है, पीवीआर 322। सर ये पीवीआर का फुल फॉर्म बताओ, प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर एंड रोड्रिगर्स। बिल्कुल, ये दो साइंटिस्ट थे, बोलिवर एंड रोड्रिगर्स। इन्होंने क्या बनाया था, ये वेक्टर को आर्टिफिशियली बनाया था, ये वेक्टर को आर्टिफिशियली बनाया था। क्लियर बात होगी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पीवीआर 322। ये क्या काम करती है सर, जीन ट्रांसफ़र का काम करेगी। वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है सर, जीन ट्रांसफ़र का काम करेगी, जीन ट्रांसफ़र का काम करेगी, बिल्कुल सर। तो सर आपने बताया था इसके पास चीज़ें रहनी चाहिए कुछ, बिल्कुल सर। एक तो सिलेक्टेबल मार्कर बताया था, बिल्कुल सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, किस लिए सर, यही चीज़ें कि ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्टेबल मार्कर है क्या, बिल्कुल सर। सर ये देखिए, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये है। क्लियर बात हो गई। और क्लोनिंग साइट पढ़ लेते हैं, उसके बाद की हम बातें करेंगे, ठीक है क्या। तो तीसरा हमें आते हैं क्लोनिंग साइट। देखिएगा, क्लोनिंग साइट को ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट को ही क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग मतलब जहाँ से जुड़ रहा, क्लोन मतलब जुड़ना, क्लोन करना मतलब जुड़ने की बात करें। द साइट वेयर द डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड, जहाँ से वो साइट जहाँ डिजायर जीन क्या करे, इंसर्ट करे। क्लियर बात है। और उसी को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट। अच्छा, जुड़ेगा कहाँ से सर, जहाँ से जुड़ेगा वहीं से जहाँ से कटेगा, जुड़ेगा। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कोई ये वेक्टर को जोड़ना है तो कहाँ से जुड़ेगा सर, जहाँ से कटेगा। और कटेगा कहाँ से, रिस्ट्रिक्शन साइट से। तो यहाँ से कटा और यहीं आके डिजायर जीन जुड़ी, क्या, बिल्कुल सर। और कैसी बनी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर बात हो गई। तो ये कह रहा है ए वेक्टर शुड हैव, ठीक है क्या। अब ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब कह रहा है एक वेक्टर के बाद, एक वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। कितनी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये फैक्टर है क्या, बिल्कुल सर ये फैक्टर है। इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट है क्या सर, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन साइट है। कौन कौन से, देखो सर, इको R1, सर कैला फर्स्ट, हिन थर्ड, बैम H1, सेला फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PVU सेकेंड। ये क्या है, ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन साइट हैं सर। मतलब एक वेक्टर के पास जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट होगा उतनी अच्छी बात है, बिल्कुल सर। एक वेक्टर के पास जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट उतनी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या होगा, बैक्टीरिया के पास वो क्या होगा,
बैक्टीरिया के पास ये छूट रहेगी कि हमारे पास ये छूट रहेगी कि किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट से कट करा सके। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है, तो वही कह रहा है वेक्टर नीड हैव टू वेरी फ्यू, अब कह रहा है वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर के पास बहुत कम प्रिफरली सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर कॉमनली यूज आर ई। वेक्टर क्या, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए सर, वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर के पास कुछ ही रिस्ट्रिक्शन साइट हो, वेक्टर्स नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर कॉमनली यूज आर ई। अब वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, देखिए वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, वेक्टर के पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिएगा आगे चलते हैं। दूसरा कहना है कि एक से ज़्यादा, एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। जैसे इको R1 की इसमें कितनी साइट है सर, एक साइट है। एक से ज़्यादा साइट हुई तो क्या होगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। अब डिजायर्ड डीएनए किससे जुड़ेगा बताइए, किससे जुड़ेगा, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी। क्लियर बात है। तो वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट है, बिल्कुल सर, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट है। क्लियर बात हो गई क्या। तो यहाँ पे क्लोनिंग साइट गिनिए कितने हैं, इसमें क्लोनिंग साइट कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लोनिंग साइट है, बिल्कुल सर 8। सेलेक्टेबल मार्कर कितनी है सर, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। तो ये चीज़ें अब सुनिएगा, हमको ये फोटो याद रखना है। दो चीज़ें हैं, ये फोटो बोर्ड में खूब आती है और नीट में भी भयंकर आती है। सुनिएगा कैसे याद रखेंगे, तो इको R1 सबसे, सुनिएगा सबसे पहले कैसे याद रखें, हिंद देश का प्यारा झंडा सबसे ऊंचा रहे हमारा, तो हिंद थर्ड सबसे ऊपर। क्लियर बात है। और हिंद थर्ड के बीच में क्या रहा है, इको R1, साइड में क्या रहा है इको R1, और ई के बाद क्या रहा है सी आ रहा है, तो उसके बीच में क्या आएगा केला फर्स्ट। क्लियर बात है। और टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन होता है उसमें कैसे याद रखेंगे, बेमिसाल, बेमिसाल, तो ऊपर क्या आ जाएगा बैम H1 और नीचे सला फर्स्ट। क्लियर बात है क्या। और एमपीसिलिन में PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, और नीचे वाले में PVU सेकेंड। ठीक है क्या, तो ये चीज़ें हो गई। अब ROP क्या करता है, तो सर ROP देखिएगा, ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन लगेगी ये कौन बनाएगा, ROP बनाएगी। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें। आगे चलें तो बिल्कुल सर आगे चल सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा हमने कहा था सर प्लाज्मिड, बिल्कुल प्लाज्मिड एक हो गया। अब क्या होता है प्लाज्मिड का कुछ और भी है, बिल्कुल सर, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या होगा सर, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो ऐसा प्लाज्मिड जो किसी प्लांट में जाए तो क्या करा दे, ट्यूमर इंड्यूस करा दे। तो वही करा है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस। क्लियर बात है। तो सर एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस है कोई, बिल्कुल उसी से हम निकाले हैं, बैक्टीरिया है उसी से हमने क्या निकाला है, TI प्लाज्मिड। क्लियर बात है। और ये क्या करते हैं सर, जीन ट्रांसफ़र करती है किसमें, डाइकोट प्लांट में। ठीक है क्या, ये सब नेचुरल प्लाज्मिड है क्या, बिल्कुल सर। RI प्लाज्मिड क्या है सर, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से हमने निकाला है। ये क्या करती है सर, प्लांट में रूट को इंड्यूस करती है, बहुत सारी रूट लाएगी। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों कहाँ यूज़ होती है सर, प्लांट में जीन ट्रांसफ़र कराती है, बिल्कुल। अगला आता है वायरसेज, अगला क्या आता है वायरसेज। वायरसेज को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया पे अटैक करती है इसीलिए क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। क्लियर बात है। तो पहला आता है लेम्डा बैक्टीरियोफाज, कहाँ जीन ट्रांसफर करते हैं सर, बैक्टीरियल सेल में करते हैं। दूसरा आता है रेट्रोवायरस, कहाँ जीन ट्रांसफर करते हैं, एनिमल सेल में करते हैं। क्लियर बात है क्या। और एक और आता है क्या, कॉजमीट। कॉजमीट क्या होता है सर, ये जीन ट्रांसफर करती है बैक्टीरियल से, में पढ़ना नहीं है आपके NCERT से बाहर की चीज़ें हैं, बस कभी कभी सिर्फ नाम पूछ देता है तो इसीलिए दे दिया है। BSc और YSc इसको है NCERT में, कहाँ है सर, हमने पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो वहाँ क्या होती है सर, बड़े बड़े क्या होती है, बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड को हमें बड़े बड़े जीन्स को या न्यूक्लियोटाइड को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है ह्यूमन सेल में। तो वही कह रहा है जी, देखिएगा BSc का फुल फॉर्म क्या होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यूज फॉर जीन ट्रांसफ़र इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है क्या, तो ये चीज़ें। अब YSc क्या होता है सर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यूज फॉर जीन ट्रांसफ़र इन द ईस्ट सेल, इस सेल में जीन ट्रांसफ़र करते हैं, किसकी जीन ट्रांसफ़र करते हैं,
हम अपनी जीन ट्रांसफ़र करते हैं, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें क्यों, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जब पढ़ते हैं तो पूरे डीएनए का क्या कराते हैं, हम सीक्वेंस जानते हैं, और पूरे डीएनए के सीक्वेंस जानने के लिए हम डीएनए को कई भाग में तोड़ते हैं। तो अब एक बार में एक छोटा ही सा सिंगल एंड निकोल्सन ने जो डीएनए सीक्वेंसर दिया था, तो छोटे डीएनए को सीक्वेंस कर पाती थी, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इस बाकी डीएनए को कहाँ डाल दिया, बीएससी और वाईएससी में डाल देते हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है। अब सर ये चीज़ सारी चीज़ बता दिया। अब अगला आता है कि एक चीज़ बताइए सर, कौन सा वेक्टर लेंगे, कैसे पता चलेगा। तो दो चीज़ें सर, पहली बात किस में भेजना है, तो सर प्लांट में भेजना है कि एनिमल में भेजना है, उस हिसाब से लेंगे ना। बिल्कुल सर, कि बैक्टीरिया में भेजना है। अगर प्लांट में भेजना है तो सर टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड ले सकते हैं। बिल्कुल सर, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड ले सकते हैं। क्लियर बात है। और बैक्टीरिया में भेजना है सर, कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफाज ले सकते हैं सर। और क्या ले सकते हैं सर, ये ले सकते हैं। बिल्कुल सर, PBR 322। तो वो चीज़ें तो किस पे डिपेंड करती है, पहली बात तो होस्ट क्या है, और साइज पे भी डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या, लेकिन इनकी साइज़ ज़्यादा होती है। तो जब साइज़ ज़्यादा होती है तो हम BSC YSC यूज़ करते हैं। जब वही साइज़ छोटी होती है तो हम प्लाज्मिड वगैरह यूज़ करते हैं बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक होस्ट सेल क्या है और दूसरी क्या है, साइज़ क्या है डिजायर जीन की। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें। अगला बात है सर डिजायर जीन। सर जो जीन हमें ट्रांसफ़र करनी है तो उसको क्या बोलते हैं, डिजायर जीन। जो जीन हमें ट्रांसफ़र करनी है उसी को क्या बोलते हैं, डिजायर जीन। क्लियर बात है। होस्ट क्या हो सकता है, तो सर होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अगला आता है प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर बात हो गई क्या, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर बायोटेक्नोलॉजी जो होता है प्रोसेस, टोटल 9 प्रोसेस होती है, सारी NCERT वाइज है। क्लियर बात है क्या, सारी NCERT वाइज है। तो प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सर प्रोसेस जो है बायोटेक का, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो वो बात करते हैं। तो NCERT लिखती है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स लगते हैं उसी की बातें करें। सर पहला आपने पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ DNA। बिल्कुल सर, मतलब ये ह्यूमन सेल थी, उसमें से ये डिजायर पूरी DNA थी, उसमें से हम अपनी DNA डिजायर्ड DNA को निकालने को बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। अब वो पूरी डीएनए निकाला हमने ह्यूमन सेल से। बिल्कुल सर, ये पूरी डीएनए निकाला। अब ये पूरी डीएनए में से हमारी डिजायर्ड डीएनए इतनी ही थी, तो उसका क्या करेंगे सर, आरी से कट करवाते थे, आरी से कट करवाते थे। बिल्कुल सर, आरी से कट करवाते थे। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें। अब आरी से कट करने के बाद बहुत सारी डीएनए हो जाती थी, बहुत सारी डीएनए हो जाती थी। बिल्कुल सर, बहुत सारी डीएनए हो जाती थी। अब उसमें से हम अपनी डिजायर्ड डीएनए चुनेंगे क्या, बिल्कुल सर, मान लेते हैं ये ग्रीन वाली डिजायर्ड डीएनए, तो कैसे चुनेंगे सर, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है। अगर नंबर कम है तो हम कैसे नंबर बढ़ाएंगे सर, PCR के थ्रू नंबर बढ़ाएंगे, आपने बताया था, ये भी बताया था सर, एक एक मिनट में आपने पढ़ाया हुआ है। क्लियर बात है। तो ये चीज़ें अब क्या हो जाएगा सर, उसको क्या करेंगे, इस डिजायर जीन को क्या करेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। क्या बना देंगे सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें बना दी सर। वही लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रैगमेंट्स इनटू ए वेक्टर दस फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ डालेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे। बैक्टीरिया भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात है क्या, तो ये चीज़ें अब होस्ट में जाएगी सर। टोटल 3 कंडीशन बनेगी, या तो नहीं जाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या तो जाएगी तो सर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली जाएगी। बिल्कुल सर, ये गई, ये मेन डीएनए है, ये मेन डीएनए है, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली डीएनए गई। और दूसरा सर ये गई, लेकिन कैसी वाली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गई। देखिएगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मैं ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, तो ये चीज़ें बता देते हैं, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है सर, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए ना, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गई तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गई तो रिकॉम्बिनेंट। अब किसका सिलेक्शन किसका करना है सर, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ देखिए, हम ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है क्या, तो ये चीज़ें। अगला बात चलते हैं सर, अब उससे क्या करेंगे, फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारी डिजायर जीन है, तो उसको क्या करेंगे सर, सेपरेट करके, और उसमें से क्या करेंगे, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। पहले प्यूरिफाई करेंगे,
फिर क्या करेंगे सर, उसको मार्केटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, क्वालिटी टेस्ट वगैरह करके मार्केटिंग वगैरह करके बेचेंगे। क्लियर बात है, उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें अब आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या है सर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब क्या सर, डीएनए को सेल से बाहर निकालना। ये बैक्टीरियल सेल थी, इसमें से जो हमारी डीएनए है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आपको पता है बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर क्या होती है सर, सेल वॉल होगी, उसके अंदर क्या होगी सर, सेल मेम्ब्रेन होगी। बिल्कुल बात है। तो क्या करना है, पहले सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमने लाइटिक एंजाइम्स का यूज किया था, बिल्कुल सर। उसमें बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम यूज किया था, बताया था लाइसोजाइम यूज करेंगे, ठीक है सर। प्लांट सेल वाल प्लांट हो तो क्या सेलुलेज और पेक्टिनेज यूज करेंगे, बिल्कुल सर। अब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है तो क्या, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लिपिड की लाइपेज की यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लाइपेज यूज करेंगे। तो हमने लाइसोजाइम और लाइपेज यूज किया, तो यहाँ से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन टूट गई। देखिए अब यहाँ से क्या है कि सर हमें क्या करना है, डीएनए को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो देखिए ये चीज़ें, अब डीएनए भी है इसमें, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, तीनों चीज़ है क्या, बिल्कुल सर तीनों चीज़ें। हमें तो सिर्फ डीएनए को ही बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को आरएनए और प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म कर देना पड़ेगा, डाइजेस्ट कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम क्या डाला, आरएनए, जो आरएनए को ख़त्म कर देगी। देखिए यहाँ पे आरएनए को ख़त्म कर दी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम डालना होगा, तो प्रोटीएज डाला हमने। क्लियर बात है, जो प्रोटीन को भी तोड़ देगी, क्लियर बात है, और आरएनए को तोड़ देगी, कौन, आरएनएज, ठीक है क्या। अब क्या है सर, ये अब डीएनए बच गई, बिल्कुल सर डीएनए बच गई। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। अब चिल्ड इथेनॉल जैसे डालेंगे तो डीएनए कैसी हो जाएगी, प्रिसिपिटेट हो जाएगी। ये देखिए डीएनए प्रिसिपिटेट हो गई, और इसको हम कैसे निकाल देते हैं, स्पूलिंग मेथड से। क्लियर बात है, तो डीएनए को हम कैसे बाहर निकालते हैं, स्पूलिंग मेथड से। एनसीईआरटी के डायग्राम है, क्लियर बात हो गई। तो ये कौन सा मेथड कर रहे हैं, स्पूलिंग मेथड कर रहे हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें अब सुनिएगा। अब क्या है सर, दूसरा स्टेप आपने बताया था, क्या करेंगे सर, डीएनए हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब इस डीएनए पे क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज डालेंगे, तो क्या करेगा, ये डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा। बिल्कुल सर, ये फ्रैगमेंट्स में तोड़ दी। लेकिन सर आपने बताया था कि इसमें तो हम अपनी डिजायर जीन सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं जैसे इंसुलिन की जीन हमें, या एंटीबायोटिक की कोई जीन हमें क्या करना नहीं है, आगे जाके क्या करना है, उस जीन का रिप्लिकेशन कराना है, तो हमने क्या करेंगे, उस जीन को सेलेक्ट करेंगे। इंसुलिन बनाना है तो हम इंसुलिन की जीन सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये इंसुलिन की जीन हमारी डिजायर जीन, इसको सेलेक्ट करना है, बिल्कुल सर। तो यही कह रहा है कि ये हमारी पूरी डीएनए है, बिल्कुल पूरी डीएनए कट होके आ गई है। इसमें से हमारी डिजायर जीन को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर, आपने कहा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा करेंगे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैंने वंस 1 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट्स में, वो देख लीजिएगा, यहाँ भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, देखिएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो सबसे पहले पर सर क्या है, डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब सर अगर बोलूँ तो मैक्रो मॉलिक्यूल को अगर हमें सेपरेट करना है, मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, अगर उनको सेपरेट करना है तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे। बिल्कुल सर, मैक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का काम करती है। तो वही कह रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कैसे, तो कह रहा है साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। देखिएगा साइज के बेसिस पे सेपरेट, जो सबसे बड़ी साइज होगी वो सबसे ऊपर रह जाएगी, ठीक है क्या, जेल में, और सबसे छोटी वाली साइज सबसे नीचे रह जाएगी। बीच में जो साइज रहेगी वो बीच में रह जाएगी, मिडिल वाली साइज बीच में रह जाएगी। क्लियर बात है। तो साइज के बेसिस पे क्या हो जाता है, डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसी को क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। सीविंग मतलब क्या होता है, छननी, छननी, चाय को जैसे छानते हैं ना, वो क्या है, सीव हो कर रही है इतना, वो क्या है, सीविंग इफेक्ट है क्या, बिल्कुल सर सीविंग इफेक्ट है। तो ऐसा ही क्या है, डीएनए को हम छान रहे हैं, तो बड़ी डीएनए ऊपर रह जा रही है, छोटी डीएनए नीचे जा रही है। इसमें क्या यूज करते हैं, तो एक जेल यूज करते हैं, जो कहाँ मिलती है, हम वो जेल को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सर एक एग्रोज की जेल होती है, जो किससे मिलती है सर, सीवीड से मिलती है। एक नेचुरल पॉलीमर, क्या है, नेचुरल है, मतलब नेचर में सीवीड मतलब समुंदर में एक क्या घास फूस है, समुद्री घास है, तो उससे हमें क्या मिलता है, एग्रोज की जेल मिलती है।
अब कैसे बनाते हैं सुनिएगा। बेसिकली एग्रोज की जेल नहीं मिलती है, एग्रोज की पाउडर मिलती है। हम क्या करते हैं, एक बीकर में पानी गर्म करते हैं, उसमें एग्रोज की पाउडर डाल देते हैं और वो इसको हीट करते हैं। तो जिससे क्या होती है, ये पूरा पाउडर इसमें डिजॉल्व कर जाता है, क्लियर बात है। और उसी में शुरू में ही इथीडियम ब्रोमाइड रख देते हैं। आगे पता चल गया क्यों रख रहे हैं, शुरू में ही इथीडियम ब्रोमाइड रखते थे। अब क्या होती है, ये इसको हम क्या लगते हैं, एक ढांचा में डाल देते हैं, क्लियर बात है। एक ढांचा में डाल दिए तो सारी जेल्स को हमने सारी ये हमने जो भी बनाया एग्रोज की जेल बनाई, इसको ढांचा में जैसे डाल देते हैं तो ये जेल हो जाता है सेमी सॉलिड हो जाता है। बिल्कुल बात क्लियर है, ये सेमी सॉलिड हो जाता है, क्लियर बात है। तो वही एग्रोज की जेल वैसे बनती है, ठीक है क्या। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, तो सर इसमें क्या होती है, वेल्स होती है, गड्ढे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये डीएनए जो फ्रेगमेंट्स है ना, इसमें हमने इसमें डाले, क्लियर बात है। अब इसमें क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं। तो कैथोड ऊपर ऊपर में क्या हुआ, कैथोड निगेटिव वाला निगेटिव चार्ज दिया और नीचे में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोड को जोड़ दिए, ठीक है। निगेटिव का सप्लाई किधर किए, ये देखिए कैथोड, कैथोड में क्या हुआ, निगेटिव सप्लाई किए एक तरफ, ठीक है। वेल्स की तरफ हम क्या करें, कैथोड, क्लियर बात है, निगेटिव सप्लाई किए और किसके तरफ, दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में हम एनोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया क्या, पॉजिटिव हमारी वेल्स के तरफ, निगेटिव हमारी वेल्स की तरफ और पॉजिटिव हमारी कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है क्या, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई एनोड पे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो आपको पता है डीएनए पे कैसी चार्ज, सर निगेटिव चार्ज, कैथोड पे निगेटिव चार्ज, क्लियर बात है। क्योंकि आपको पता है यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, वो कैथोड है और वो कैसी है, निगेटिव वाली है। तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा क्या, जितनी छोटी डीएनए होगा उतना ज़्यादा मूव करेगा, उतना दूर भागेगा कि बिल्कुल दूर भागेगा और वो सबसे नीचे जाएगा। और जितनी बड़ी डीएनए हो गई वो उतना ऊपर आएगा, क्लियर बात हो गई। तो कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज, डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं सर, निगेटिवली चार्ज होती है, जो जिसको हम सेपरेट करते हैं कैसे, बाय फोर्सिंग टू मूव टुवार्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करवाते हैं क्या डीएनए को, बिल्कुल सर, क्लियर बात है। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक साइड में हम क्या देते हैं, कैथोड जो कि निगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ हम एनोड को, इलेक्ट्रोड को एनोड से जोड़ते हैं, क्लियर बात है, जो पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सप्लाई किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया तो क्या होती है, डीएनए मूव करने लगती है, डीएनए मूव करने लगती है। जितनी छोटी डीएनए है उतना नीचे जाएगा, जितनी बड़ी डीएनए है उतना ऊपर आ जाएगा। तो वही बोला है, सो स्मॉलर द साइज फ्रैगमेंट साइज, जितनी छोटी फ्रैगमेंट होगी उतना नीचे मूव करेगी, उतना मूव करेगी तो नीचे की तरफ जाएगी, यही चीज़ है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद कैसी हो रही है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे हो रहे हैं, साइज के बेसिस पे अरेंज हो जा रहे हैं। क्या देखिए, ये सबसे बड़ी डीएनए, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी वाली डीएनए, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट साइज में अरेंज हो गया। क्या इसी को क्या बोल रहे हैं, सीविंग इफेक्ट, क्या बोल रहे हैं, सीविंग इफेक्ट, क्लियर बात है। तो ये सुनिएगा। अब इस हम हमको तो अपनी नेकेड आई से नहीं दिखेगा कि भैया कौन सी डीएनए है, इसमें कहाँ कहाँ डीएनए है, तो बिल्कुल, तो जो डीएनए को फ्रेगमेंट सेपरेटेड हो जाते हैं उसको हम विजुलाइज करते हैं आफ्टर द स्टेनिंग ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड। हमने जेल में पहले ही इथीडियम ब्रोमाइड रख दिया था। अब जैसे इस जेल पे हम यूवी राइज पास कराते हैं तो कैसी दिखती है, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि हम स्टेनिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, और उसको किससे दिखाते हैं, यूवी राइज से, यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर कराते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, ब्राइट ऑरेंज कलर की हमें दिखती है डीएनए। अब यहाँ से काट कर, सपोज ये हमारी डिजायर जीन थी तो हमने यहाँ से ये जेल को कट किया, जेल को बाहर निकालिया। अब जेल को मेल्ट करा के हम क्या करें, डीएनए फ्रेगमेंट्स बाहर निकालिए, क्या अपनी डिजायर जीन बाहर निकालिए क्या, बिल्कुल सर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। अब एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया है, ये तो डायग्राम ऊपर वाला मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बोला है और इसके नीचे कुछ लाइन लिखी थी, वो देखिएगा। कह रहा है कि लेन वन जो है, ये लेन वन जो है इसमें डीएनए अनडाइजेस्टेड है, मतलब इस पे ये देखे डीएनए नहीं कटा, बिल्कुल, ये डीएनए एक पूरी है, अनडाइजेस्टेड है। जबकि लेन फोर में क्या है, सबसे ज़्यादा डाइजेस्टेड पार्ट है क्या, बिल्कुल, 2, 3, 4 में डाइजेस्टेड पार्ट है क्या, मतलब सर ये सारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट किए हैं। मतलब बेसिकली एक डीएनए फ्रेगमेंट को लिया, उसको बहुत सारे ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट, एक ही टाइप के एक डीएनए को एक डीएनए फ्रेगमेंट लिया, एक ही टाइप का डीएनए फ्रेगमेंट्स लिया, एक ही टाइप का डीएनए फ्रेगमेंट्स लिया, ठीक है क्या, बहुत सारे
ठीक है क्या। अब क्या है, इस पे कोई RE1, कोई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज 1 डाला, इस पे कोई RE2 डाला। हम क्या देखना चाहते थे, इस डीएनए को कौन सी आरी अच्छे तरीके से काट रही है, RE3 डाला। क्लियर बात है। अब यहाँ पे जो भी डीएनए कट के आई थी, यहाँ पे जो भी डीएनए कट के आई थी, उसको हमने क्या डाला, लेन 1 में डाला। यहाँ पे जो भी डीएनए कट के आई थी, लेन 2 में डाला। यहाँ पे जो भी कट के आई थी, लेन 3 में। वैसे ही कोई और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज का देखना होगा तो उसको लेन 4 में डालेंगे। तो जो अच्छे से कट करेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन आरी इस डीएनए को अच्छे से कट कर रहा है, तो यहाँ से पता चलेगा। जो ज़्यादा अच्छे से कट करेगी उसमें क्या होगा, ज़्यादा बनेंगे फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स ज़्यादा बनेंगे। मतलब सर यहाँ पे RE1 अच्छे से नहीं कट कर रहा था, बिल्कुल RE1 अच्छे से नहीं कट कर रहा था। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सुनिएगा। कोई भी डीएनए को इस पे कौन सी आरी अच्छी काम करेगी, रिस्ट्रिक्शन कौन सा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज अच्छा इसको काटेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी डीएनए को बहुत सारे आरी से कट करवाएंगे। एक RE1 से कट करवाया, फिर इसी डीएनए को RE2 से कट कराया। तो कट होने पे क्या होगी, अब कट हो गई तो डीएनए फ्रेगमेंट्स कुछ बने होंगे। अब उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमको तो दिखेंगे नहीं, तो उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को लाके वेल्स में, अलग अलग वेल्स में डालना है। जो RE1 से कटने वाले हैं उसको एक इस वेल्स में रख दिया, RE2 से जो काटा उसको इस वेल्स में रख दिया, RE3 से जो काटा इस वेल्स में रख दिया। तो जितने ज़्यादा क्या बने होंगे, फ्रेगमेंट्स बने होंगे, उससे आपको पता चला होगा कि वो आरी अच्छे तरीके से फ्रेगमेंट को काटी होगी, डीएनए फ्रेगमेंट को काटी होगी। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वो 2, 3, 4 जो लेन दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा है कि सर इसको आरी ने काटा होगा। क्लियर बात है। जबकि लेन 1 में जो डीएनए है, ठीक है, उसको आरी ने नहीं काटा होगा। मतलब क्या, उसको उस पर साइट ही नहीं होगी उस आरी की। हमें कैसे पता चला कि हमारे डीएनए पे इसकी इसकी साइट है, कैसे पता चला। तो कैसे पता चलेगा, ऐसे ही से पता चला कि भैया हमने डीएनए फ्रेगमेंट लिए अपने, उस पर आरी को वर्क कराया, आरी को वर्क कराया, पहली बार कोई और आरी लिया, दूसरी बार कोई और आरी लिया, तो वैसे हमें पता चला कि ये काट रही कि नहीं काट रही। क्लियर बात है। अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स बहुत सारे बन रहे हैं, इसका मतलब वो काट रही है, और नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब नहीं काट रही। तो RE1 नहीं काट रहा था, यहाँ पे लेन 1 में जो हमने आरी यूज की थी वो नहीं काट रहा था। क्लियर बात है। ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन यहाँ से आपको डायग्राम से समझाना चाहती है, सिंपली बात। ठीक है क्या। अगर नहीं तो आपको याद रखना है, तो इतना याद रखिए, 2, 3, 4 में क्या है, डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स है, जबकि 1 में क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है। क्लियर बात हो गई। इतना चीज़ है। अगला चीज़ चलते हैं। सर अगला चीज़ आपने कहा था सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन के बाद चौथा स्टेप कहा था, अगर डिजायर जीन कम है, अगर कम है तो क्या करेंगे, आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या, नंबर बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, नंबर बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। क्या, डिजायर्ड डीएनए की नंबर बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, PCR से, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है क्या, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन किसने इन्वेंशन किया था, कैरी मुलेडिस ने 1983 में। क्लियर बात है, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीती। हालांकि ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है। अब सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल साइकिल भी बोलते हैं। क्यों थर्मल साइकिल बोलते हैं, तो सुनिएगा, हम टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर के थ्रू क्या कर देते हैं, डीएनए के एक फ्रेगमेंट से डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स भी बना सकते हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें हो गई। मतलब सर इसको क्या कह रहे हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए में यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल सर। ये क्या है, अच्छा डीएनए का एम्पलीफिकेशन बॉडी के अंदर करा है कि बॉडी के बाहर करा है, सर ये तो मशीन में करा रहे हैं। जो भी चीज़ें बॉडी के अंदर होती है उसको बोलते हैं इन वीवो। क्या बोलते हैं उसको, इन वीवो। और जो भी चीज़ें बॉडी के बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो। क्लियर बात है। तो ये बॉडी के बाहर करा रहे हैं, मतलब इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, या इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। नया डीएनए बना रहा है क्या, बिल्कुल सर। एक डीएनए को देख के दूसरी डीएनए बना रहा है, तो डीएनए का सिंथेसिस करें, बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या चाहिए होती है, तो सर देखिएगा, एक ऐसी ट्यूब चाहिए होती है जिसका नाम है इपेंड्रोफ ट्यूब। क्लियर बात है। एक हमें सैंपल डीएनए चाहिए होता है जिसकी हमें रिप्लिकेशन करानी है, तो ये सैंपल डीएनए। तो इपेंड्रोफ ट्यूब में हमने सैंपल डीएनए डाल दिया। क्लियर बात है। अब सुनिएगा, एक प्राइमर चाहिए होता है। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है क्या, कि प्राइमर जो क्या होता है कि सर रिप्लिकेशन में काम आता है। क्या, जब रिप्लिकेशन होता है तो दोनों चैन अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, पहला स्टेप। सर उसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं क्या,
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, भाई तू रिप्लिकेशन शुरू कर। तो वो कहता है नहीं, मुझे एक बेस चाहिए होता है। तो वही बेस कौन होता है? डीएनए प्राइमर। क्लियर बात है? क्लियर बात है? यहाँ डीएनए प्राइमर ले लो या आरएनए प्राइमर ले लो, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या है, डीएनए प्राइमर ले सकते हैं। जबकि हमने रिप्लिकेशन में अगर आप डीप नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि आरएनए प्राइमर पहले बैठता है, ठीक है क्या? तो वो चीज़, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डीएनए बनाना था, तो डीएनए प्राइमर, ये छोटी चेन है डीएनए की, उसी को बोलना है डीएनए प्राइमर। तो पहले ये आके जुड़ जाती है। क्लियर बात है? अब सर आगे डीएनए बनाना है, तो आपको पता है डीएनए बनाने किसके डीएनए किसकी बनी होती है? सर न्यूक्लियोटाइड्स की। तो वही कह रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए और एक एंजाइम चाहिए जो डीएनए रिप्लिकेशन कराए। तो शायद सर टैक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ये नीट में कितनी बार पूछा गया हुआ, ठीक है? ये नीट में पूछा गया है आपको 2015-16 के अप्रॉक्स में पूछा गया है, ठीक है? कि कौन सी डीएनए चाहिए, सर कौन सी एंजाइम चाहिए? सर टैक डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा सर इस एंजाइम आपने कहा था सर टेम्परेचर के चेंज करके, मतलब ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगी? बिल्कुल, ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगी। क्यों? रीज़न है कि ये एंजाइम जो मिला है ना, ये एक क्या थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया से मिला है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। मतलब जो हाई टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया जिंदा रहता है, जो हाई टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया जिंदा रहता है, तो उसमें की एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम कर रही है। तो उसी एंजाइम को हम लेके आए और क्या कहें, डीएनए का रिप्लिकेशन करा रहे हैं। तो ये सर इपेंड्रॉप ट्यूब सैंपल डीएनए, डीएनए प्राइमर, बिल्कुल सर। सारे टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद ये पीसीआर मशीन, ये इपेंड्रॉप ट्यूब, बिल्कुल। और एक स्पेशल टाइप की एंजाइम जिसको हम क्या बोले, थर्मोस्टेबल एंजाइम, टैग पॉलीमरेज। क्लियर बात है? टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब 3 स्टेप होती है। क्लियर बात है? ये पहला, जैसे हम क्या बटन टिपते हैं 94, तो ये क्या होती है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है। ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है। क्लियर बात है? पहला स्टेप। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिकम सिंगल स्टैंडर्ड। क्लियर बात हो गई? वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 94 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा स्टेप क्या होता है? एनेलिंग। क्या होता है? एनेलिंग। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 54। एनेलिंग मतलब क्या होगा सर? जो डीएनए प्राइमर होती है ना, वो कहाँ जुड़ जाती है? वो 3 डाइसिन पे जुड़ जाती है। क्लियर बात है? ये देखिए 3 डाइसिन है क्या, ये जुड़ गई। किस डायरेक्शन में सर? ये 5 से 3 डायरेक्शन में, बिल्कुल। ये 3 डायरेक्शन पे जुड़ गई क्या? बिल्कुल सर। किस डायरेक्शन में? 5 से 3 डायरेक्शन में। क्लियर बात है? वो 54 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर बात है? अब देखना, तीसरा होता है एक्सटेंशन। कितने? 72 डिग्री सेल्सियस पे। ये अब डीएनए प्राइमर जुड़ गया, अभी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आएंगे और यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और लंबी चैन बनते जाएगी। वही चीज़ हुआ तीसरा एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है क्या? ये कौन करा रही है सर? एक एंजाइम करा रही है, टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर बात है? अब सुनना, एनसीईआरटी बोलती है करीब करीब 30 साइकिल हमने ऐसे किया तो कितनी कितनी बार कितना डीएनए बन जाएगा? करीब करीब 1 बिलियन डीएनए बन जाएगा। क्लियर बात है? ये भी याद रखिएगा। अगर मानते हैं सर एन साइकिल चलाते हैं तो 2 की पावर एन, जैसे एक बार किए तो कितने बनी? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 डीएनए। एक डीएनए से 2 डीएनए। क्लियर बात है? अब 2 बार किए तो 2 से क्या बनेगी? 4। क्लियर? तो ऐसे 30 बार करेंगे तो करीब करीब 1 बिलियन टाइम्स बढ़ जाएगी डीएनए का नंबर। ठीक है? अगला आता है सर लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन। सर आपने डिजायर जीन तो निकाल दिया, बिल्कुल सर, ये डिजायर जीन है हमारी। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ना है। तो सर आपने बताया था जोड़ने के लिए क्या काम आता है? वेक्टर काम आता है। वेक्टर या प्लाज्मिड बोलते हैं। वेक्टर का एग्जांपल क्या हुआ? प्लाज्मिड। क्लियर बात है? तो ये चीज़ें हो गई। अब हमने इस डिजायर जीन को जो कट कराया था, मान लेते हैं इको आर से वन से कट कराया था। किससे कराया था? इको आर वन से। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट कराएंगे क्या? बिल्कुल। मान लेते हैं इसको इको आर वन से कट कराया, तो इसको भी क्या कराया हमने? वेक्टर को भी इको आर वन से कट कराया। तो वही कह रहा है सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट कराना होता है। अब जिसे कट हो गई क्या, अब दोनों को जोड़ना है। तो बिल्कुल सर, दोनों को जोड़ने के लिए हमने बताया था, आपने बताया था स्टिकी एंजाइम्स काम लेते हैं। स्टिकी एंजाइम्स काम लेते हैं। कौन से स्टिकी एंजाइम? सर डीएनए को जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज। अगर आरएनए रहती जोड़ने के लिए तो आरएनए लाइगेज यूज करते। बिल्कुल सर। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये खुद से जुड़ जाएगी, देखिए ये प्लाज्मिड खुद से जुड़ गई क्या, जैसे पहले थी वैसे ही रह गई क्या? बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब दूसरी बात है क्या, ये इस डीएनए से जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
क्लियर बात है। पांचवा स्टेप कंप्लीट होता है, अब छठा स्टेप पे आते हैं। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी को छोड़ के मैंने कुछ बोला ही नहीं है, क्लियर बात है। और ये चैप्टर जो है ना आपका 15 से 20 मार्क्स कवर करता है, सॉरी 16 से 20 मार्क्स कवर करता है, क्लियर बात है क्या। 16 से 20 मार्क्स आपका कवर करता है, चार चार से 5 क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, दोनों बायोटेक मिला के 8 7 सात सात क्वेश्चन तो आ जाए, 6 7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। 15 16 मार्क्स भी कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। अगला चीज चलते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, अब ये सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनी, इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, किसमें सर, होस्ट में इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो ये देखिएगा, ये दो मेथड होती है, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या, आपको मैंने क्या कहा, मेरे को कोई चीज़ की आपको देनी है, तो मैं क्या बीच में किसी और को दे दिया, ठीक है क्या, आपके भाई को दे दिया कि भाई ये तुम्हें दे देना, मतलब तुम अपने भाई को देना, तो ये इनडायरेक्ट मेथड था क्या, बिल्कुल सर। तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर करने का दो तरीका होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड, मतलब इसमें वेक्टर यूज करते हैं क्या, किसी का यूज किया क्या, बिल्कुल एनसीईआरटी बोलती है। जैसे जैसे मलेरिया में, ठीक है क्या, मलेरिया में ये जो मस्कुटो होता है वो वेक्टर का काम करता है क्या, बिल्कुल सर, मस्कुटो वेक्टर का काम करता है। वैसे ही क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर का काम करेगी, बिल्कुल सर। तो पहला पढ़ना है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर पढ़ना है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें, अब सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, बनाए थे, बिल्कुल सर। और ये बैक्टीरियल है, बिल्कुल सर, ये बैक्टीरिया है, क्लियर बात है। सर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना है, बिल्कुल। अब सुनिएगा, आपको पता है कि डीएनए कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। और आपको ये भी पता है मैक्रोमोलिक्यूल होती है, ठीक है। डीएनए आरएनए क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। तो सुनिएगा, ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होने के कारण, जबकि सेल हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, अगर आपको याद है तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये डीएनए को अपने अंदर जाने नहीं देती है। तो सॉल्यूशन क्या है सर, इस बैक्टीरियल सेल को हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ये कॉम्पिटेंट वर्ड एनसीईआरटी लिखी है, इसका मतलब क्या है सर, कॉम्पिटेंट वर्ड जो लिखी है इसका मतलब है इस सेल को हमें इफिशियंट बनाना होगा, अच्छे तरीके से मोर इफिशियंट बनाना होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले, इसी को बोल रहे हैं कॉम्पिटेंट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डाई वैलेंट यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, डीएनए पे चार्ज निगेटिव, तो हम क्या करिए, डाई वैलेंट कैल्शियम डाल दिए। अब आपको पता है ये पॉजिटिव, तो ये क्या कराएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल पर बैठाएगा, क्लियर बात है क्या। अब क्या हम हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को, इस बीकर को कहाँ डाला, आइस पे डाला, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद 42 डिग्री पे ट्रांसफ़र किया, 42 डिग्री वाटर पे ट्रांसफ़र किया। अब क्या हो जाता है, तो बैक्टीरिया को समझ में नहीं आता, तो उसमें क्या हो जाता है, एक पोर बन जाता है, छोटा सा पोर बन जाता है, और उसके अंदर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर घुस जाती है, उस पोर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर घुस जाती है। अब जैसे फिर इसको 0 डिग्री पे सेल्सियस पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या हो जाए, वो फिर से जो पोर होता वो बंद हो गया, क्लियर बात है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चली गई क्या, बिल्कुल सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चली गई। तो ये पहला जीन ट्रांसफ़र का तरीका हुआ बैक्टीरिया में जो हम कर रहे हैं। दूसरा बात क्या होता है सर, प्लांट में जीन ट्रांसफ़र की बातें कर रहे हैं। एनसीईआरटी आपकी इधर उधर लिखती है, लेकिन मैं जो चल रहा हूँ एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा हूँ कि हाँ भैया ये चीज़ें हमें एक साथ ही पढ़ लेनी है। आपकी एनसीईआरटी पहले क्या लिख देती है सर, बैक्टीरिया वाली लिख देती है, अब बाद में कहीं जाके प्लांट वाली लिखती है, चाहे पहले लिखती है, तो वो थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है उन्होंने, तो उस हिसाब से, इसीलिए बहुत लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है। अब सुनिएगा, जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट, प्लांट में जो जीन ट्रांसफ़र होता है, आपको बताया था गया था कि सर दो तरीके से होता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस और एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिकेंस, क्लियर बात है, ये दो तरीके से। सर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, सर इसके पास क्या होती है, आर आई प्लाज्मिड होती है, क्लियर बात है, मतलब आर मतलब रूट, आई मतलब इंड्यूसिंग, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सर इसमें खूब सारे रूट बनेंगे, देखिए खूब सारे रूट बनेंगे, बिल्कुल सर खूब सारे रूट बनेंगे, क्लियर बात है। तो ये किस में ट्रांसफ़र करती है, जीन ट्रांसफ़र करती है डाइकॉट में, हमेशा जीन ट्रांसफ़र डाइकॉट में ही होता है, मोनोकॉट में नहीं हो रहा है, ठीक है क्या। जो ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस और एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिकेंस कर रही है, ये दोनों कैसे जीन ट्रांसफ़र करी है, डाइकॉट में करी है, मोनोकॉट में तो नहीं करती, क्लियर होता है। दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिकेंस, इसके पास क्या होता है, टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टी मतलब ट्यूमर, आई मतलब इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये ट्यूमर कॉज कराता है, देखिए ना एक
क्राउन गॉल डिजीज कॉज करा दिया, ठीक है क्या, डाइकॉट प्लांट में। ओके, तो ये चीज़ें हमें, अब देखिएगा एक बैक्टीरिया होती है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस, क्लियर बात है। तो उसके पास क्या होता है, ये बैक्टीरिया के पास क्या होता है सर, एक प्लाज्मिड होती है, क्लियर बात है, टीआई प्लाज्मिड होती है, यही टीआई प्लाज्मिड है, जिसके पास क्या होता है टी डीएनए होती है, क्या होती है टी डीएनए। अब उस टी डीएनए पे एक जीन होता है जो ट्यूमर कॉज कराता है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है, क्लियर बात है। तो हम क्या करेंगे सर, इस डीएनए को, इस जीन को हटा देंगे, क्लियर बात है, इस जीन को हटा के अपनी डिजायर जीन ला देंगे, तो क्या होगा सर, ये जब होस्ट में जाएगा तो हमारी हमारी जीन का रिप्लिकेशन होगा, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, ट्यूमर जीन को हटा दिया, टीआई जीन को हटा दिया, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटा दिया, दिस जीन इज रिमूव फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड एंड आवर डिजायर जीन टू बी इंसर्टेड, हम अपनी डिजायर जीन को वहाँ डाल दिए, जिसके कारण अब इस प्लाज्मिड को क्या बोल रहे हैं, डिसआर्म प्लाज्मिड, क्या बात है क्या। अब उसको क्या कर दिए, हार्म से बचा दिए। क्या ये क्या करती थी पहले, क्या करती थी सर, ये हमारी क्राउन गॉल डिजीज कर रही थी, क्या बिल्कुल सर, ट्यूमर कॉज करा रही थी ना, तो वो क्या करा रही है, अब नहीं करा रही है। तो ये क्या हिस्सी हो गई, डिसआर्म प्लाज्मिड, अब हार्म नहीं पहुंचा रही ना, तो वो चीज़ें हो गई। या इसके हमने हटा दिया, क्या बिल्कुल, इसके जो हार्मफुल पार्ट था ट्यूमर इंड्यूसिंग वाले पार्ट को हटा दिया, क्या बिल्कुल, और अपनी डिजायर जीन ला के डाल दी, देखिए ना, अपनी डिजायर जीन ला के डाल दी। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ये पूरा प्लाज्मिड ये होस्ट सेल में नहीं जाता, ये पूरे प्लाज्मिड में से सिर्फ टी डीएनए जाता है, तो ये टी डीएनए जा रहा है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें हो गई। अब टी डीएनए जाएगी तो ये प्लांट की मेन डीएनए से जाके बाइंड हो जाएगी और क्या कराएगी, वो हमारी डीएनए का रिप्लिकेशन कराएगी, तो उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को हम आइसोलेट करके मार्केट में बेचेंगे, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है क्या कि सर, जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल, कह रहा है सिमिलरली डिजायरेबल जीन्स इनटू द एनिमल सेल, क्या करेंगे, डिजायरेबल जीन्स को कहाँ डालेंगे, एनिमल सेल में। सो वंस जीन, एक बार जीन चला गया डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेट कर गया इंटू ए सुटेबल बैक्टीरिया, इट इज ट्रांसफर इंटू द बैक्टीरिया सेल, प्लांट्स एनिमल सेल। एक बार क्या करेंगे सर, डिजायरेबल जीन्स को हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करा देंगे वेक्टर बना के, ये देखिए ये वेक्टर थी, और इस डिजायर जीन को इससे जोड़ देंगे तो क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट बना देंगे। उसके बाद हम कहीं भी बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल में भेज सकते हैं। तो वही बोला है, सिमिलरली डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल, सो वंस ए जीन डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड, जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को एक बार लाइगेट करते हैं इनटू ए सुटेबल वेक्टर, वेक्टर में जोड़ने के बाद तो उसको हम कहाँ भेज सकते हैं, बैक्टीरियल सेल, प्लांट, एनिमल सेल में कहीं भी भेज सकते हैं, क्लियर बात है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है सर, अगर हार्मफुल जीन है तो उसको हटा दो और हमारी यूजफुल जीन लगा के डाल दो, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें, अगला चीज़ें आती है क्या, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है, यहाँ कोई वेक्टर नहीं होगा, क्या बिल्कुल, मैंने आपको सामान देना था तो मैंने आपको डायरेक्ट दिया, क्लियर बात है। तो ये वेक्टरलेस होते हैं। मैंने किसी का यूज किया क्या, कोई बीच में आपके सामान को ले जा रहा था कि बिल्कुल नहीं, मैंने जाके आपको दिया डायरेक्ट, तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं है कैरियर ना। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड जो होती है, पहला होता है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, क्या, न्यूक्लियस में, क्लियर बात हो गई क्या। डायरेक्टली हम क्या डालते हैं, इंजेक्शन कहाँ करते हैं, न्यूक्लियस में, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, अब क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें देखिएगा, दूसरा चीज़ बोला जीन गन या बॉलिस्टिक मेथड। क्या बोला, जीन गन या बॉलिस्टिक मेथड। तो जीन गन में क्या होता है, हमने क्या किया, ये जो जीन थी उसको हमने क्या किया, एक चारों तरफ से कोटिंग कर दी। कोटिंग किसकी की, तो गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग की। अब इसको क्या किया, सेल पे बम्बार्ड कराया, ये जो सेल थी इस पे बम्बार्डिंग कराना शुरू कर दिया। तो वही बोल रहा है क्या, सेल्स आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करें क्या, एंड high velocity high velocity micro particle of gold and tungsten are coated with the DNA। ये देखिए, गोल्ड और टंगस्टन चारों तरफ से कोटिंग है, क्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये चीज़ें हो गई। अब गोल्ड टंगस्टन ही क्यों यूज करें सर? रीजन साफ है, रीजन साफ है क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन नोवल एलिमेंट होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए हम गोल्ड और टंगस्टन का यूज करें। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें, अगली बातें सुनिएगा। हमने क्या कहा, जीन ट्रांसफर इन प्लांट बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो छठा पॉइंट हो गया क्या? बिल्कुल सर, छठा पॉइंट हो गया। अब सातवां पॉइंट आता है सर, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। बिल्कुल, तो सुनिएगा, बेसिकली तो सिलेक्शन कराना है। तो सिलेक्शन क्या होता है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से होती है। क्या होती है? दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से होती है। आपको पता है, हमने बताया था सर, एंटी सिलेक्शन दो तरीके से होता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से और दूसरा लैक जेड जीन से। ठीक है क्या? ये पहले पढ़ चुके क्या? तो यहाँ एंटीबायोटिक वाला पढ़ रहे हैं। तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से सिलेक्शन होता है। क्लियर बात है सर? ये डिजायर्ड डीएनए लिया, जी सॉरी, ये पूरी डीएनए लिया, इसको कट कराया आरी से, ये पूरा कट हो गया, इसमें से हमने अपनी डिजायर्ड डीएनए चुनी। क्लियर बात है? और वेक्टर लिया था, मान लेते हैं एक वेक्टर लिया PBR 322। क्लियर बात हो गई क्या? ये सर, इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर होता है, एक एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन पे दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, BAM-H1 और सेला फर्स्ट। क्लियर होता है? तो हमने क्या करा है, इस डीएनए को भी कैसे कराया था, BAM-H1 से कट कराया था, और इसको भी BAM-H1 से कट कराया था। तो BAM-H1 से यहाँ पे कट हो जाएगी। क्लियर बात हो गई? ओके। अब दोनों को जोड़ना था तो या क्या यूज किए सर, ज्वाइनिंग एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइगेज यूज किया। अब ज्वाइन हुई तो सर, एक तो खुद से ज्वाइन हो गई होगी, एक क्या हो गई, खुद से ज्वाइन हो गई होगी, और दूसरी क्या हुई होगी, दूसरी क्या हुई होगी, ये सर, ये वेक्टर, ये अपनी डिजायर जीन से ज्वाइन हो गई होगी। बिल्कुल सर। तो जो खुद से डिजाइन हो गई है उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब देखिए, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले एम्पीसिलिन में अच्छा जीन बच गया है। एम्पीसिलिन में का जीन खराब हुई है क्या? नहीं सर, एम्पीसिलिन की जैसी थी वैसे ही रह गई है। टेट्रासाइक्लिन की खराब हुई है क्या? नहीं सर, टेट्रासाइक्लिन भी जैसे था वैसे ही है। इसका मतलब एम्पीसिलिन भी अच्छा, टेट्रासाइक्लिन भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने BAM-H1 से काटा था। देखिए, BAM-H1 के बीच में कुछ घुसी क्या? नहीं घुसी। तो ये क्या हो गए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में देखिए, ये डिजायर जीन आके जुड़ गई क्या? बिल्कुल सर, डिजायर जीन आ गई। तो टेट्रासाइक्लिन की जीन खराब हो गई क्या? बिल्कुल सर। एनसीईआरटी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बोलती है क्या, कि एनी इंसर्शन या डिलीटिशन ऑफ जीन, कोई जीन में इंसर्शन या डिलीटिशन हो जाए न्यूक्लियोटाइड्स का, तो क्या हो जाती है, जीन खराब हो जाती है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के जीन में इंसर्शन हो गया क्या? बिल्कुल सर, डिजायर जीन आ गई, तो टेट्रासाइक्लिन की जीन खराब हो गई क्या? बिल्कुल, टेट्रासाइक्लिन की जीन खराब हो गई। एम्पीसिलिन की तो अच्छी है, टेट्रासाइक्लिन की खराब हो गई। क्लियर बात है? इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब किसी के इंसर्शन से, देखिए ना क्या हुआ, किसी के इंसर्शन से पूरी की पूरी क्या हो गई, टेट्रासाइक्लिन की जीन इनएक्टिवेट हो गई क्या? बिल्कुल सर। पहले टेट्रासाइक्लिन से बचाती थी, अब उसको नहीं बचा पा रही है। बिल्कुल सर। ये क्या हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो ये वाली बैक्टीरिया मर जाएगी। क्लियर बात हो गई? तो ये चीज़ है। अब इसको हम होस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर बात है? अभी इसको हम होस्ट में ट्रांसफ़र कर ले तो टोटल तीन चीज़ें बनती है, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट ये वाली ट्रांसफ़र हुई क्या? तो ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन, यहाँ ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, तो इसीलिए नाम पड़ा क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये इसमें ट्रांसफ़र हुई है क्या? बिल्कुल सर, ट्रांसफ़र हुई है। कौन वाली हुई है, ये वाली या ये वाली? सर, ये वाली तो नहीं हुई है, ये वाली हुई है, तो इसका नाम पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ट्रांसफ़र हुई है। और कैसी हुई है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली, इसीलिए बोला है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बात हो गई क्या? ये चीज़ है। अब अगला देखिएगा, ये वाली देखिए, ये कौन सी ट्रांसफ़र हुई सर, ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई? हुई। कौन सी वाली हुई, ये वाली कि ये वाली? सर, ये वाली हुई। तो ट्रांसफॉर्मेंट क्योंकि ट्रांसफ़र हुई, विथ रिकॉम्बिनेंट क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाली ट्रांसफ़र हुई। क्लियर बात हो गई? तो ये चीज़ें। अब सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा, क्या इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है क्या? नहीं सर। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है क्या? नहीं सर। यहाँ देखिए, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट में यही है क्या? बिल्कुल सर। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन अच्छी है क्या? बिल्कुल सर। टेट्रासाइक्लिन भी अच्छी है? बिल्कुल सर। मतलब ये बैक्टीरिया सर, ये बैक्टीरिया एम्पीसिलिन मीडियम में भी जिंदा रहेगा और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी जिंदा रहेगा क्या? क्लियर बात हो गई? तो ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब सुनिएगा, ये चीज़ दूसरी बात है सर, यहाँ पे देखिए, एम्पीसिलिन वाली जीन खराब हुई क्या? नहीं सर।
एम्पिसिलिन वाली ख़राब नहीं हुई तो एम्पिसिलिन वाली अच्छी है, मतलब ये एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा, बिल्कुल सर। लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन अब तो ख़राब हो गया। क्लियर बात है। तो ये यहाँ से हमें किसका सिलेक्शन करवाना है सर, हमारे काम वाली रिकॉम्बिनेंट का कराना है, क्योंकि हमारी डिजायर जीन किस में है, इसी में है क्या, बिल्कुल सर। अब इसको क्या करेंगे सर, मास्टर प्लेट रखेंगे, ठीक है क्या, मास्टर प्लेट पे रखेंगे इस तीनों बैक्टीरिया को, बिल्कुल सर मास्टर प्लेट में रखेंगे। मास्टर प्लेट में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं रखते, क्यों सर, अगर मान लेते हैं कि हमने एंटीबायोटिक रख दिए, बैक्टीरिया मर गया, हमें तो पता ही नहीं है। क्लियर बात है। तो इसीलिए हम मास्टर प्लेट में किसी भी एंटीबायोटिक को नहीं रखते हैं। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें अब सुनिएगा, इस पर सिर्फ मीडियम रखते हैं, कल्चर मीडियम रखते हैं, न्यूट्रिएंट जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो। क्लियर बात है। तो ये चीज़ें अब मास्टर प्लेट से हम क्या करते हैं, अनदर कल्चर प्लेट पे हम ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन मीडियम है, मतलब सर इसमें वही जिंदा रहेगी जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा। मतलब सर ये तीनों बैक्टीरिया थी, ये मर गई, इसका मतलब ये मर गई होगी तो कौन होगी, क्योंकि जिसके पास एम्पीसिलिन नहीं रहा होगा, तो देखिए इसके पास नहीं रहा होगा, बाकी इन दोनों के पास था, तो ये दोनों जिंदा थी। तो ये कौन थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली, तो ये जो मरी वो कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली। क्लियर बात है क्या, अभी हमें पता नहीं है ये दोनों कौन है, क्योंकि आपको थोड़ी दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे कि ये डिजायर जीन जुड़ गई है, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हमें नहीं पता। अब क्या करेंगे सर, करना क्या है, अब फिर इसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, अनदर कल्चर प्लेट पे ट्रांसफ़र करें जिसके पास टेट्रासाइक्लिन मीडियम है। अब क्या है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम वाले पे ट्रांसफ़र करें तो वो मर जाएंगे जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन किनके पास नहीं था सर, एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास नहीं थी और एक रिकॉम्बिनेंट वाले के पास नहीं थी। तो जो देखिए यहाँ पे ये तो पहले ही मर गया था, हमें पता था ये कौन सी है सर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब जो मर जाएगी, ये देखिए ये मर गई है, तो इसका मतलब पता चल गया क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है। क्लियर। अब एक चीज़ जान लीजिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली का डेथ हो गया क्या। अब अगर आप सोचिए कि हमने मास्टर प्लेट बचा के नहीं रखा होता तो हमने जो बनाया था तो मर ही गई, इसीलिए हम मास्टर प्लेट रखते हैं। क्लियर बात हो गई क्या, ये चीज़ें, इसी चीज़ को मैंने सिंप्लीफाइड वे में कहाँ पढ़ा दिया, यहाँ पढ़ा दिया। ट्रांसफॉर्मेंट में क्या है, एम्पीसिलिन है कि नहीं है सर, नहीं है, इसीलिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होने के कारण ये मर जाएगा। क्लियर बात है। ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी नहीं है, तो यहाँ भी मर जाएगा। क्लियर बात होगी क्या। अब देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, यही बात है क्या सर, इसमें एम्पीसिलिन भी है टेट्रासाइक्लिन भी है, तो दोनों में जिंदा रहेगा। क्लियर बात है क्या, ये दोनों में क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ओके। अब देखिएगा रिकॉम्बिनेंट वाले में सर एम्पीसिलिन है तो एम्पीसिलिन में तो जिंदा है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो एम्पीसिलिन में तो जिंदा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होने के कारण ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर जाएगा। ठीक है क्या, तो ये चीज़ होगी। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि सर ये हमें क्या 2 बार प्लेटिंग करानी पड़ रही क्या, 2 एंटीबायोटिक प्लेट्स की प्लेटिंग करानी पड़ रही क्या एक बार में, बिल्कुल सर, इसीलिए कह रहा है ये क्रम्बोसोम प्रोसेस है। क्या है, क्रम्बोसोम मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। क्या है, क्रम्बोसोम मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने दूसरा यूज किया, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया, लैक जेड जीन वाली। क्लियर बात हो गई क्या, हमने क्या यूज करेंगे, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, तो वही करा है एनसीईआरटी, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज ए क्रम्बोसोम प्रोसेस। ठीक है, इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, मतलब एक साथ में 2 प्लेटिंग कर रही, 2 डिफरेंट प्लेट पे। देयरफॉर एन अल्टरनेटिव सेलेक्टर मार्कर, इसीलिए एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया, जो क्या है, एक ही स्टेप में सिलेक्शन करा देता है, जो लैक जेड जीन वाली है। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, लैक जेड जीन क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है वाइट कलर की, जिसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स गैल, क्या बोलते हैं, एक्स गैल। अब लैक जेड जीन जिसके पास होगा ना, वो एक एंजाइम सिक्रिएट करेगी, बीटा गैलेक्टोसिडेज, एक एंजाइम बनाएगी बीटा गैलेक्टोसिडेज, जिसको लैक्टेज भी बोलते हैं। क्लियर बात है। तो ये क्या करेगा, क्या रहेगा, व्हाइट कलर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में, किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में। मतलब सर जिसके पास लैक जेड जीन है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि एक्स गैल मीडियम हमने लिए हैं, एक्स गैल को ब्लू कलर, व्हाइट को ब्लू में चेंज कर देगा। जिसके पास लैक जेड जीन नहीं होगी वो व्हाइट का व्हाइट में ही रहेगा, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं अपने को चीज़ें पे कि कैसे हम इसका ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए हमने एक वेक्टर लिया PUC18, क्यों सर, लैग जेड जीन PUC18 पे ही होता है, ठीक है क्या, PUC18 वाले वेक्टर पे ही होता है। तो इसके पास दो एंटीबायोटिक, दो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, कौन, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में, और दूसरा लैग जेड है। अब लैग जेड पे बहुत सारी साइट होती है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है क्या, मान लेते हैं BAM-H1 की साइट है और है भी बिल्कुल। तो हमने दोनों को क्या कराया, ये डिजायर जीन को BAM-H1 से कट कराया था, इसको भी BAM-H1 से कट कराया, तो यहाँ से कट हो गई होगी, क्लियर बात है, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे सर, दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी सर, एक तो खुद से ज्वाइन हो जाएगी, देखो ये खुद से ज्वाइन हो गई, बिल्कुल, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और क्या करेगी, एक हमारी डिजायर जीन लेके ज्वाइन हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सर इसमें लैग जेड जीन है, इसमें लैग जेड जीन नहीं है, इसमें एम्पिसिलिन जीन है, रेजिस्टेंट जीन है, इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो टोटल कितने कंडीशन बनेंगे, 3। सर नहीं ट्रांसफर होगी तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं ट्रांसफर हुई दोनों में से कोई, तो उसका क्या नाम पड़ा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक ट्रांसफर हुई लेकिन ये वाली हुई, तो इसका क्या नाम पड़ा, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखिए दोनों जीन सही है क्या, एम्पिसिलिन और लैग जीन दोनों सही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और लैग जीन दोनों सही है क्या, बिल्कुल सर। तीसरा कह रहा है, सुनिएगा, तीसरा क्या करें, रिकॉम्बिनेंट वाले। तो देखिएगा रिकॉम्बिनेंट आई क्या, तो इसीलिए नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो ठीक है, लेकिन लैग जेड जीन जो है वो खराब हो गई है क्या, क्योंकि इंसर्शन के कारण हमारी डिजायर जीन इंसर्ट कर गई, जिसके कारण लैग जेड जीन खराब हो गया। हमें सिलेक्शन किसका करना है सर, इसका करना है, क्लियर बात हो गई क्या, हमें सिलेक्शन किसका करना है सर, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना है। तो देखिएगा हमने ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे अब कोई भी हम मास्टर प्लेट नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी जो रिकॉम्बिनेंट वाली मिलेगी वो मरेगी नहीं, क्लियर बात है। तो हमने क्या लिया, एक ही प्लेट लिया जिसपे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, कौन सी, एम्पिसिलिन, सॉरी, एक ही प्लेट लिया जिसपे क्या है, एम्पिसिलिन मीडियम है, एम्पिसिलिन मीडियम है, क्लियर बात है। और उसमें क्या है, एक्स गैल सब्सटेंस है, तो वही कहा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम विथ एक्स गैल। अब सुनिएगा इस पे वही जिंदा रहेगी जिस पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा। तो सर ये देखे क्या कि ये मर गई, ये क्या हो गई, मर गई, तो ऑब्वियस सी बात है, मर गई तो कैसी रही होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रही होगी क्या, बिल्कुल सर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी क्या देखें सर, यहाँ पे ये क्या है, ये वाली सर देखिए लैग जेड जीन सही है क्या, लैग जेड जीन सही है, तो ये क्या कर रही है, हमें क्या दिखा है, ये व्हाइट कलर से कैसी हो जा रही है, ब्लू कलर में, मतलब ये कौन सी होगी जो ब्लू कलर में चेंज हो रही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली होगी क्या, क्योंकि सर उसमें लैग जेड जीन अच्छा है, और लैग जेड जीन अच्छा है तो क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो एक्स गैल को चेंज कर देगा, किस में सर, ब्लू कलर में, व्हाइट कलर को चेंज कर देगा ब्लू कलर में। लेकिन जिसमें लैग जेड जीन खराब है, देखिए सर लैग जेड जीन खराब हो गई, बीच में कुछ आ गया क्या, बिल्कुल हमारी डिजायर जीन आ गई, तो लैग जेड जीन खराब हो गई तो वो इंजाइम नहीं बना पाएगी, और इंजाइम नहीं बना पाएगी तो व्हाइट कलर का व्हाइट कलर में ही रह जाएगा, क्लियर बात हो गई क्या, तो इतनी सी बात है, क्लियर बात हो गई, इतनी सी बात है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ें रिकॉम्बिनेंट हमने बना लिया, सेलेक्ट भी कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली। अब क्या है कि सुनिएगा, अब क्या है, हमको क्या करना है, इससे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, क्लियर बात है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, बिल्कुल हमने सारी चीज़ें मेहनत की, ये बहुत मुश्किल से बनता है, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, क्लियर बात है। तो कंपनी अगर एक बार बना लेगी तो उसको क्या करेगी, अच्छे से मेंटेन करके रखेगी माइक्रोबियल फ्री कंडीशन में, जिसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, बायो प्रोसेसिंग या डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। तो ये सर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि इसके जीन में मॉडिफिकेशन किया, कि कैसे किया सर, अपनी डिजायर जीन डाल के किया, ह्यूमन की जीन डाल के किया, क्लियर बात है क्या। तो सुनिएगा, ये बैक्टीरिया है क्या, बिल्कुल सर ये बैक्टीरिया है, इसमें हमारी जीन गई है क्या, तो इसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस होस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस होस्ट। और इसमें जो प्रोटीन बनती है वैसे प्रोटीन को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बन रही क्या, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल रहे हैं, क्लियर बात है। तो ये सुनिएगा, तो ये चीज़ें अब ये पता है, जैसे ये बैक्टीरिया क्या करेगी, ये
आपको पता है प्लाज्मिड है, बिल्कुल सर ये प्लाज्मिड है। क्या प्लाज्मिड के बारे में लाइन, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद से रिप्लिकेट होने वाली, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जब ये रिप्लिकेट करेगी तो डीएनए से क्या बनेगी, डीएनए, और वो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये कैसी प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन, बन कहाँ रही है, ई कोलाई में, इसीलिए इस प्रोटीन को क्या बोले हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और इस होस्ट को क्या बोले हैं, हेटेरोलोगस होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बन रही तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्लियर बात हो गई क्या। तो वही लिखा है, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन, कोई प्रोटीन बनाने वाली जीन को हम कहाँ करें, इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस होस्ट बता दिया क्या, बिल्कुल सर, है क्या, बैक्टीरिया। दूसरे किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए डाल दे तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलोगस होस्ट बोलेंगे। तो कोई अगर हेटेरोलोगस होस्ट दूसरे की प्रोटीन बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्लियर बात है क्या। अब ये चीज़ को हमने सर सेपरेट कर लेंगे, बिल्कुल, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्यों सेपरेट, बिल्कुल ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल गई। अब क्या करेंगे, बिल्कुल, तो इसको सर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिल गया क्या, बिल्कुल सर। अब इसे क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सर पहले छोटे लेवल पर बना के देख लेते कि कैसे बनता है। तो कि और क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या पीएच चाहिए, कैसे इसको हम प्रोडक्ट को सही, यहाँ से ही इस प्रोडक्ट को हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें इसी काम की तो यही है, बिल्कुल हमारी काम की तो ये डीएनए से जो प्रोटीन बनेगी वही है, बिल्कुल। तो वो चीज़ कैसे होगी, तो इसीलिए हम छोटे लेवल पे कराते हैं। क्लियर बात है। ग्रोथ ऑन स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में छोटे लेवल पे, किस लिए, बेस्ट कल्चर मीडियम जानने के लिए, पीएच अच्छा, टेम्परेचर अच्छा, किस टेम्परेचर पे अच्छा ग्रोथ करेगा वो सब जानने के लिए, कैसे प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे ये सब जानने के लिए, ये सब जानने के लिए हम करते हैं। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें अब आगे देखते हैं। क्लियर बात हो गई। तो अब क्या है कि सुनिएगा, अब क्या है कि सुनिएगा, अब हम इसको लार्ज स्केल पे ग्रोथ कराते हैं। लार्ज स्केल पे ग्रोथ कराने के लिए, लार्ज स्केल पे ग्रोथ कराने के लिए हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे ग्रोथ कराने के लिए हम क्या करेंगे, बायोरिएक्टर्स का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, बायोरिएक्टर्स का यूज़ करेंगे। अब बायोरिएक्टर्स का यूज़ सुनिएगा, क्या होता है बायोरिएक्टर्स, बड़े बड़े क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कितने, 100 to 1000 लीटर के कंटेनर होते हैं। 100 से 1000 लीटर के कंटेनर्स होते हैं। क्लियर बात हो गई क्या, जो क्या कराते हैं, इसी में इस ऑर्गेनिज्म का हम ग्रोथ कराएंगे। क्लियर बात है। और ग्रोथ करेगी तो क्या बनेगी, सर प्रोडक्ट बनेंगे, बिल्कुल सर प्रोडक्ट बनेंगे। तो वही चीज़ है। अब बायोरिएक्टर्स के बारे में सुनिएगा, क्या होते हैं, हज़ार हज़ार लीटर के, 100 से 1000 लीटर के कंटेनर्स होते हैं। अब ये बायोरिएक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्लियर बात है क्या, जो बायोरिएक्टर होते हैं, जो हम, सॉरी, जो बायोरिएक्टर होते हैं जो हम यूज करते हैं कॉमनली, स्टीयर टाइप होते हैं। स्टीयर टाइप मतलब क्या है सर, इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं। ये इसमें जो होता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से होता है, उसी को बोल रहे हैं स्टीयर टाइप। क्लियर बात है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल स्टीयर बायोरिएक्टर, एक स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यही यूज करते हैं, सिंपल स्टीयर बायोटेक रिएक्टर। क्लियर बात है। इसमें जो नीचे की कर्व शेप है ना, इसके कारण क्या करती है, ये ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से क्या करती है, ये ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से मिक्स करती है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। क्लियर बात है क्या। अब सुनिएगा, कोई भी बायोरिएक्टर हम लेके, कोई भी बायोरिएक्टर लाए तो डायरेक्ट ये नहीं कि हम इसमें क्या कर दें, कल्चर मीडियम डालें और क्या करें, ऑर्गेनिक डालें, जी बिल्कुल नहीं। पहले हम इसको स्टरलाइज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन दिया है। तो ये पूरा क्या होगा, कंटेनर स्टरलाइज हो जाएगा। क्लियर बात है। उसके बाद हमने यहाँ से पता कर लिया कि कौन सी कल्चर मीडियम अच्छे काम कर रही है, तो उसमें वो कल्चर मीडियम डाला। क्लियर बात हो गई क्या। उसके बाद सर ये ऑर्गेनिज्म डाला। क्लियर बात है। और इस ऑर्गेनिज्म को मास्टर प्लेट पे रखा हुआ है पहले से भी, चाहे पहले से भी माइक्रोबियल फ्री कंडीशन में मेंटेन करके रखा है कि हम आगे भी यूज़ करें। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है। अब क्या हो गए सर, ये एसिड और पीएच, ये एसिड और पीएच कंट्रोल के लिए मीटर है। क्लियर बात है। एसिड और पीएच कंट्रोल के लिए मीटर है, और टेम्परेचर के लिए भी एक मीटर होता है, बिल्कुल। ये मोटर है अपनी, जिससे क्या होता है, और ये फोम ब्रेकर है, ऊपर जो फोम बनेगी वो टूटेगा, ये फ्लैट ब्लेडेड ब्रेकर जो मिक्सिंग करेगी, ये कल्चर मीडियम है। तो ये चीज़ें हो गई। नीचे से हम O2 दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें जैसे हमें पता चल जाती है कि ऑर्गेनिज का ग्रोथ हो गया अच्छे लेवल पे, तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या कर दिया, प्रोडक्ट को सेपरेट करना शुरू किया। क्लियर बात है क्या, सेपरेशन। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे।
क्लियर बात है। उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो। आप देखते हैं हम कुछ भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ लाइन बढ़ी जाए, मतलब ज़्यादा दिन तक सही रहे वो। तो इसी को टोटल तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट वैरी करता है। उसके बाद क्या करेंगे? हम क्वालिटी टेस्ट कंट्रोल करेंगे कि क्या क्वालिटी इसकी अच्छी है कि नहीं। उसके बाद पैकेजिंग करके मार्केटिंग करेंगे। अब सुनिएगा, ये कहा सर ठीक है, ये सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर समझ में आ गया, स्पार्ज स्टीयर टैंक क्यों दिया? जब इसी में हमारा काम हो रहा था तो ये वाला क्यों दिया? सुनिएगा, हमने कहा होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है? सर बैक्टीरिया हो सकती है, बिल्कुल बैक्टीरिया हो सकती है, इसमें काम चल जाएगा। सर फंजाई होगी, अगर फंजाई को हमने इसमें रखा तो ये इम्पेलर जो है, ये ब्लेड्स जो हैं ये फंजाई की माइसीलियम में फंस जाएंगे क्या? फंजाई की माइसीलियम होती है, उसमें फंस जाएंगे क्या? तो ये बायोरिएक्टर काम करेगी क्या इसमें? नहीं। तो इसीलिए स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। क्लियर बात है क्या? इसमें देखिएगा ये क्या करती है, इसमें नीचे से स्ट्राइल एयर पास होती है, ये यहाँ से एयर निकालता है, इसको स्पार्जर बोलते हैं। और ये क्या है? बबल्स हैं। क्या है? बबल्स हैं, जो क्या करते हैं, जो ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के एरिया को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के एरिया को बढ़ा देते हैं। ऊपर ऐसे ऐसे जो हुई है वो भी क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए। क्लियर बात हो गई? तो ये चीज़ है। अब दो टाइप की कल्चर मीडियम, हम इसमें जो कल्चर मीडियम ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, हमारा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करेगा, तो कैसा होगा? कल्चर मीडियम यूज करते जाएंगे और वो कल्चर मीडियम ख़राब होते जाएगा। जैसे क्या हुआ? स्विमिंग पूल हुआ, स्विमिंग पूल है तो उसमें क्या लोग जाके नहा रहे हैं, तो नहा रहे हैं तो धीरे धीरे पानी गंदा हो रहा है ना, पानी गंदा हो रहा है तो हमें पानी चेंज करना पड़ेगा, तो वो चीज़। अब क्या होता है? दो टाइप से होता है, एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम और एक बैच कल्चर सिस्टम। मतलब क्या? एक गंदा जो यहाँ कल्चर मीडियम खराब हो रहा था, तो इसमें क्या फ्रेश मीडियम इधर से ऊपर से ऐड कर रहे हैं और नीचे से जो गंदा मीडियम है उसको निकालते जा रहे हैं। तो इन दिस कल्चर मीडियम द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड वेयर एज फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड। यूज मीडियम को हम एक साइड से निकाल रहे हैं और फ्रेश मीडियम को अदर साइड से डाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर मीडियम। ठीक है क्या? कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। क्लियर बात है, इसको ओपन सिस्टम भी बोल देते हैं। अब सुनिएगा, एनसीईआरटी में इसी के बारे में दिया, उसके बारे में बैच कल्चर के बारे में तो दिया भी नहीं। इसमें क्या होगा? सेल्स हमेशा क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकली एक्टिव फेज में रहेगी। मतलब सेल्स हमेशा क्या रहेगी? फिजियोलॉजिकली एक्टिव फेज में रहेगी। क्लियर बात है क्या? तो इसकी जो ग्राफ बनती है ये बनती है, ये एक्सपोनेंशियल फेज की ग्राफ है और ये लैग फेज। शुरू में कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ग्रोथ जल्दी जल्दी शुरू में डालें तो शुरू में क्या होगा? कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो ग्रोथ धीरे धीरे होगी, तो इसको लैग फेज बोल रहे हैं। बाद में जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। क्लियर बात होगी? तो ये चीज़ हो गई। अब बैच कल्चर में आते हैं, पूरा का पूरा टंकी एक बार में खाली करेंगे, तो उसको, क्लियर बात है, नो न्यू मीडियम एडेड बिटवीन द प्रोसेस। कोई जब खाली कर रहे होंगे ऐसा नहीं कि ऊपर से डाल रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा टंकी खाली करेंगे फिर नया कल्चर मीडियम भरेंगे, तो वो चीज़ होती है। क्लियर बात है? तो ये इसमें ऐसी ग्राफ बनती है, लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज। यहाँ पे आके पूरा कल्चर मीडियम यूज हो गया क्या? बिल्कुल। अब खराब चीज़ बच गई क्या? तो इसको पूरा बाहर निकालेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं निकाला तो डेथ होना शुरू हो जाएगी ऑर्गेनिज्म का। क्लियर बात हो गई क्या? देखिए, हमने क्या हुआ, पहले एक ऑर्गेनिज्म रखें, बिल्कुल जेनेटिक मॉडिफाई, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, धीरे धीरे होगा ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसके बाद ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी क्या? अब वो क्या होगी? सारा कल्चर मीडियम यूज हो गया है, अब क्या होगी? तो ये स्टेशनरी, कुछ दिन तक ग्रोथ ठीक चलेगी वही। अब लेकिन कल्चर मीडियम खराब है, ऑर्गेनिज्म को चाहिए तो खाना चाहिए तो नहीं मिलेगा, तो मरना शुरू हो जाएंगे क्या? तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आई थिंक। ठीक है, पूरा पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हाँ, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर बात है भाई? धन्यवाद।